अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चंद मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की कोई क्यूरीज हो तो वो कर सकते हैं अभी। जी, आप अगर आपकी कोई क्यूरी है तो मैं उसको आंसर करने के लिए तैयार हूँ। आप कर सकते हैं जब तक कि लेक्चर स्टार्ट नहीं होता, मज़ीद स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन नहीं कर लेते। डेटाबेस अपलोड भी करना आसान है, सिंपल है। आपको सी पैनल की एक्सेस होगी। सी पैनल में जाके पी एच पी माई एडमिन ढूंढिएगा, तो वहाँ से आपको पी एच पी माई एडमिन खुलेगा, तो वहाँ से आप डेटाबेस को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड बेसिकली उसको बेसिक अपलोड नहीं बोलते, उसको एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना बोलते हैं। लोकल कंप्यूटर से अपने डेटाबेस को एक्सपोर्ट करेंगे और फिर सर्वर कंप्यूटर पे जाके इसको इंपोर्ट कर लेंगे।
तो आप PHP माई एडमिन में जाके देखेंगे, वहाँ पे 2 बटन लगे होंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे टॉप पे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये सारा कुछ वहीं से होगा। जी, अभी भी तमाम स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन नहीं किया। आप लोगों से गुजारिश है कि टाइमली तशरीफ़ लाया करें, ताकि हम वक़्त पे अस्सलाम लेक्चर वालेकुम। को स्टार्ट कर पाएँ और कुछ अच्छा सा वक़्त पे सीख भी पाएँ। ये 2-4 स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि लाइव में अटेंडेंस नहीं लगेगी। फेसबुक लाइव में अटेंडेंस मार्क नहीं होती। अटेंडेंस जो मार्क होगी वो आपको ज़ूम में होगी। तो इसलिए अगर आप फेसबुक लाइव से सेशन ले रहे हैं तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, इसलिए ज़ूम मीटिंग को ज्वाइन करें। ये तो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हम लोग फेसबुक लाइव आ जाते हैं, अदरवाइज़ फेसबुक लाइव में क्लास नहीं होती, क्लास ज़ूम में अलाउ है। तो अगर आपकी अटेंडेंस भी चाहिए आपको, तो आपको यहाँ आना चाहिए ज़ूम मीटिंग में। यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होती है, हम आपकी भी सुन सकते हैं, आप हमारी सुन सकते हैं, तो आप हम आपकी भी सुन सकते हैं। तो अगर आपको कोई इशू है हमें बताएं, इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये वर्डप्रेस में जो है उर्दू लिखने के लिए कोई प्लगइन वगैरह होता है? जी, उ- दोबारा बोलिएगा, मुझे समझ नहीं आई।
जी। सर वो पूछ रहे थे कि वर्डप्रेस में उर्दू लिखने के लिए कोई प्लगइन वगैरह होता है? उर्दू में अगर हम मतलब अपनी वेबसाइट बनाना चाहें तो वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो वेबसाइट तो वर्डप्रेस की ऑलरेडी बनी होती है, तो आप क्या उसमें बनाना चाह रहे हैं? आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है कि मैं उसको सही तरीके से आंसर कर पाऊँ। चलें जी, हम स्टार्ट लेते हैं। ये जो साहिब क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे इनकी बात समझ में नहीं आई। तो उर्दू में पोस्ट लिखना तो कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने कीबोर्ड में उर्दू इंस्टॉल करें, जहाँ पे आप इंग्लिश लिखते हैं वहाँ पे उर्दू लिखना शुरू कर दें। इससे कौन सा फ़र्क पड़ता है? ये तो इनपुट टाइप है। आपका कंप्यूटर, आपके कीबोर्ड, आपके पास उर्दू वाला कीबोर्ड इंस्टॉल है, लैंग्वेज इंस्टॉल है, तो आप लिखें। उसके लिए कोई अलग से काम नहीं करना पड़ेगा। सेम वही प्रोसीजर है जो इंग्लिश लिखने के लिए है। जो हमारा कीबोर्ड इंग्लिश लिखता है तो वो लिखी जाती है। अगर हम उर्दू लिखना शुरू कर दें तो उर्दू लिखेगा वो। उर्दू में वर्डप्रेस को यूज़ करना चाहते हैं कि वर्डप्रेस आपके लिए उर्दू लिखे, उर्दू बोले, वर्डप्रेस में उर्दू लिखी हुई दिखे। मतलब उर्दू में कैसे आप उसको यूज़ करना चाहते हैं? उन्होंने तो इंग्लिश में शिप किया हुआ है, अब आप उसको कैसे उर्दू में यूज़ करना चाहते हैं? मुझे ज़रा बताएं ना ज़रा। वो आपके साथ उर्दू में सर बातें करे, ये मकसूद है या कुछ और जो मकसूद है? सारा डिजाइन करे वो उर्दू में हो, इंग्लिश की जगह। पेज जो डिजाइन करे वो भी उर्दू में हो। देखिए, पेज जो डिजाइन करे तो अब ये आपका काम है ना। उन्होंने तो बाय डिफॉल्ट एक चीज दे दी। अब आप जो भी उसके अंदर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। स्लोली स्लोली ये चीजें आपको समझ में आएंगी। आपको HTML और CSS लिखनी आ गई है, तो HTML और CSS लिखनी आ गई है तो उसमें आप चाहे उर्दू लिख के डिजाइन कर लें या चाहे इंग्लिश लिख के डिजाइन कर लें, उसमें फ्रेंच लिख लें या आप उसमें पश्तो लिखना शुरू कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्डप्रेस की किसी भी लैंग्वेज के साथ या वेब की किसी भी लैंग्वेज के साथ कोई लड़ाई नहीं है। आपको HTML CSS आ गई है, आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, जैसे चाहे उसको डिजाइन करें। और वर्डप्रेस में भी अगर उर्दू लिखना शुरू कर दें तो वर्डप्रेस लड़ाई नहीं करता, बिल्कुल इजाजत देता है कि आप उर्दू लिख लें, तो कुछ भी नहीं वो कहेगा। डिजाइन करना है तो डिजाइन, अब डिजाइन तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो अब उसमें क्या डिजाइन करना है ये बताएं ना। उर्दू को डिजाइन करने का कोई अलग से प्रोसीजर होता है? मैं तो यही समझता हूँ कि उर्दू और इंग्लिश सेम ही है, जस्ट लैंग्वेजेस हैं। चलते हैं, एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। ये ऐड न्यू पोस्ट पे हम चले जाते हैं। किसी और की क्यूरी नहीं है तो अभी आपको ही फैसिलिटेट करते हैं जी। मैंने कोई उर्दू वाला कीबोर्ड इनेबल किया हुआ है और अब मैं शायद कुछ लिख भी पाऊँ। चलें, ये एक उर्दू में वो आ गई है। अब मैं इसमें मज़ीद टाइटल लिखने में मुझे काफ़ी दुश्वारी होगी, तो मैं ऐसे ही बस कुछ और फूल सा लिख देता हूँ ताकि, और इसको पब्लिश कर देते हैं। बहुत मुश्किल से मैंने लिखी है बहरहाल आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये उर्दू का प्लगइन वगैरह होता है या कहाँ से आपने एक्टिवेट किया है? यार कंप्यूटर जानते हो? आपने बैकग्राउंड क्या है आपका? कंप्यूटर साइंस से हो, क्या हो आप? जी, आपने ग्रेजुएशन की है? नहीं सर, कंप्यूटर साइंस से तो नहीं हूँ लेकिन कंप्यूटर है आपके पास? ये देखें, ये उर्दू में लिखा जी हुआ आ रहा सर, है ना? जी 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 है इस, सर, जी आपको बिल्कुल आ रहा है। कंप्यूटर कितना की आता है?
ये देखो इधर, यहाँ पे मेरे कंप्यूटर जी का सर। कर्सर नजर आ रहा है, कर्सर कहाँ पे है? घड़ी के साथ, ये यहाँ पे टाइम आ रहा है और उसके साथ क्या लिखा हुआ आ रहा है? जी 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 अब यहाँ से लैंग्वेजेस चेंज होती है कंप्यूटर में, लैंग्वेजेस जी सेटिंग में जाओ, वहां से जाके लैंग्वेज इंस्टॉल करो बिल्कुल और फिर जो मर्जी उसमें लिखो। सर, लिखा हुआ है चाहे आप चाइनीज इंस्टॉल कर लो, वो चाइनीज भी लिखेगा और सर। पश्तो भी अवेलेबल है। सर इसमें फॉन्ट अवेलेबल हो सकते ठीक है सर। हैं उर्दू नस्तलीक कैमरा का या बंद इस करो तरह का? तुम क्यों? यार, बस करो, अब तो आप चाल ही पड़े हो ना। अच्छा। वेब डेवलपमेंट सीखते हैं यार। ठीक है सर, ठीक। चलाओ उधर। तो कोई और क्वेश्चन नहीं कर रहा था तो इसलिए मैंने उसको आंसर कर दिया। अब आप सारे यही पूछोगे तो फिर तो सर मैं उसके कुछ साथ ही था, मैं हम वेट बेसिकली कर। आसानी से समझ में आ जाने वाली चीजें गूगल किया करो आप। ये तो कंप्यूटर की बेसिक्स हैं। टॉपिक से हटने की देर है और आप लोग बहुत एक्टिव हो जाते हो, और टॉपिक पे रहते हुए आप लोग बस जैसे आप लोगों को सांप सूंघ जाता है, कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई आप खास एक्टिविटी नहीं है। बहरहाल अब आप एक्टिव हो जाएं, बहुत एडवांस चीज़ें हैं ये, बहुत एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें आज से हम पढ़ने लगे हैं। और ये ऑलमोस्ट 2 ईयर और 3 ईयर एक्सपीरियंस लोगों को मालूम होती हैं। वर्डप्रेस को कस्टमाइज करना ये एक एक्सपर्ट जॉब है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा हिम्मत करते हैं, जैसे आपने क्रड बना लिया, अब क्रड बनाने के बाद मजीद ये था कि आपको जो असाइनमेंट दी गई है ये आप करें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के वो जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आप बना लें, तो आपको सॉफ्टवेयर बनाना आ गया। अब आपने ये है कि एक वर्डप्रेस बिल्टन कोड है, लिखा हुआ है, लोगों ने आपको शिप किया, अब आप इसको कस्टमाइज कर लेते हैं। दुनिया में आधी से ज़्यादा दुनिया ने ना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, और अब उनका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उनको वर्डप्रेस फ्री में तो मिल गया है, उनका बिजनेस चलना शुरू हो गया, अब उनको लगा कि यार थोड़ा सा कस्टमाइज करवाना चाहिए, सारा काम फ्री में अच्छा नहीं है, थोड़ा सा तो पैसा खर्च करना चाहिए। तो वो फिर पैसा खर्च करना चाहते हैं, और पैसा खर्च करने के लिए उनको कस्टमाइजेशन चाहिए। जो क्लिक्स से काम नहीं हो पाता ना, जो क्लिक्स वाले कहाँ पे, यहाँ पे लिख के पेज बना लिया, यहाँ से प्लग इन कर लिया, यहाँ से हेडर चेंज कर लिया, और ये सारा कुछ जो यहाँ से हो सकता है वो तो फ्री है, और जो यहाँ से नहीं हो सकता वो काम के वो पैसे देते हैं, और वो काम के अच्छे खासे पैसे हैं, और वो काम भी मुश्किल नहीं है। जस्ट थोड़ा सा कोडिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको हल्की फुल्की HTML CSS आनी चाहिए, आपको PHP आनी चाहिए, थोड़ा सा आप कोर PHP में एक्सपर्ट हो तो आप कस्टमाइज कर पाते हैं वर्डप्रेस को, और इसके अच्छे खासे पैसे हैं। थोड़ा सा काम करना पड़ता है, कोड अभी देखें हम कहीं से उठाएंगे, वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन है, वर्डप्रेस जिन लोगों ने डेवलप किया है उन्होंने बताया है कि इसके पुर्जे कैसे डिले किए जा सकते हैं, उनको टाइट कैसे किया जा सकता है, उसमें कोई पुर्जा ख़राब हो जाए तो नया कैसे सेट किया जा सकता है, कोई नया फीचर लगाना चाहें, जैसे मोटरसाइकिल के पीछे चिंची लगाना चाहते हैं तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। मतलब ये एक चीज़ है, इसके अंदर चीज़ों को इन्हांस भी किया जा सकता है, इसमें से चीज़ों को कम भी किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ कैसे होगा, सही है जी। तो आपको चिंची बांधना भी सिखाएंगे वर्डप्रेस के साथ, कि कोई नई चीज़ इसमें ऐड करनी हो तो वो कैसे होगी। तो ये चीज़ें अगर आप सीख जाते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, 2-4 दफ़ा आपने काम किया हो, आपको प्रोग्रामिंग आपको आती हो थोड़ी सी, तो आप इसको कर पाते हैं। तो इसलिए कदरे चीज़ें कम्प्लेक्स लगती हैं, मुश्किल लगती हैं, बट होती नहीं हैं। अगर आपको पहले दिन उधर बिठा दिया जाए गाड़ी के स्टेयरिंग पे, ट्रक की स्टेयरिंग के सामने बिठा दिया जाए और आपको कह दिया आपको साइकिल चलानी नहीं आती, अब आप गाड़ी चलाओ, आप ट्रक चलाओ, तो मुश्किल हो जाएगा। या आपको एक हवाई जहाज़ के कॉकपिट में बिठा दिया जाए तो मुश्किल लगेगा, चीज़ें इतनी नज़र आएंगी वहाँ पे, इतने बटन्स और ये और वो। लेकिन 2-4 दिन आप उधर गुजारेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि ये तो कोई भी मुश्किल चीज़ें नहीं है। गाड़ी की तरह हवाई जहाज़ का भी एक स्टेयरिंग होता है, और वो भी सेम, उसके भी उसने भी मोड़ काटना होता है, उसने भी, बस थोड़ा सा कदरे डिफरेंट है बस, लेकिन इतना भी नहीं है। बस ये है क्या, गाड़ी को तो जहाँ मर्जी ब्रेक लगा दो, तो हवाई जहाज़ को ऊपर उड़ते हुए ब्रेक नहीं लगानी। बस ये अगर ब्रेक लगा देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, बस थोड़ा सा फ़र्क है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, कुछ खास फ़र्क नहीं है। वर्डप्रेस की आपने असरार और समझने हैं, ये समझ आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है।
चलें जी शुरू करते हैं। कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं। मैं आज से पहले, हमारा आज का टॉपिक तो कस्टम पोस्ट टाइप है। मैं अभी भी कुछ स्टूडेंट्स नहीं है मैं ज्वाइन कर पाए, तो मैं चाह रहा हूँ कि 2-4 मिनट उनका वेट कर लूँ, लेकिन देखें बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है कि वेट करने की। आधा घंटा हमारे पास है, बाद में वो आ जाएंगे हजरत, तो सर जी, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं हेलो बचेगा जी। सर जी, एक सवाल कर लूं सर? नाराज तो नहीं होंगे सर? यार ये तो टाइम नहीं है सवाल करने का। अब आधा सबक हमारा गुजर जाता है और आप सवाल करने आ जाते हो। चलो करो, सर मैं असल सवाल में करना है बहुत तो पीछे पूरे 2 बजे ज्वाइन करो। सही। चलो सर बोलो मैं आप। असल में थोड़ा बहुत पीछे फंसा हुआ हूँ ये डेटाबेस जी में। तो एक जी चीज़ समझ नहीं आ रही थी, अगर आप कहें तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली में डेटा इंसर्ट ये नहीं हो नहीं, रहा ये था नहीं, सर। स्क्रीन नहीं शेयर करनी अभी। अभी जब लेक्चर कंप्लीट होगा ना उसके बाद आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अभी नहीं, ये काम बहुत लंबा हो जाएगा। चलो अगर ठीक है सर। लेक्चर के बाद क्यूए सेशन का हमें टाइम मिला तो आप स्क्रीन जी शेयर करके मुझे दिखाइएगा। अदरवाइज कल 2 बजे आप तशरीफ लाइएगा, एग्जैक्टली 2 बजे। आपको 15 से 20 मिनट और आधा घंटा भी देंगे। अभी मैं यहाँ पे बैठ के समझा। पहले ना ये 20-25 मिनट झक मारता रहूँ, से लोगों को बताता रहूँगा कंप्यूटर में उर्दू कैसे इंस्टॉल होनी है, ठीक है, जी जी सर, और मैं बस सुन रहा था ऐसे सर। खाली चेहरे देखता रहूँ। मैं तो असल आप में कल थोड़ी तशरीफ हिम्मत लाइएगा, बांध रहा था इंशाल्लाह आपसे आपको आधा सवाल घंटा करने की। देंगे, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक ठीक है। क्योंकि अब ना स्टूडेंट्स आ चुके हैं तो अब जरा हमें कुछ पढ़ लेना चाहिए। अच्छा जी, मैंने कुछ कहा था कल, आपको एक छोटा सा काम दिया था, शायद यकीनन आप लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन मेरे जहन में बाद में आया कि आप लोगों को इस तरह की चीज़ ज़रा बतानी चाहिए ताकि आप इसको काम करें। ये देखें, प्लगइन्स हैं। जो भी सॉफ्टवेयर क्लाइंट आपको बोलता है, किसी भी तरह का वो सॉफ्टवेयर है, तो आप प्लगइन्स एरिया में जाएं और यहाँ पे जाके सर्च करें कि इस तरह का कोई प्लगइन अवेलेबल है। यकीनन होगा। यहाँ पे ऐड न्यू के एरिया में जाएं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हम बना रहे थे, तो हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हम चाहते हैं कि खुद बनाएं। यार बहुत मुश्किल काम है। तो वर्डप्रेस में ही बस 2-4 क्लिक्स करने से इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हमारा बन जाए, तो ऐसा अगर मुमकिन हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जाके मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का, इन्वेंट्री का कोई प्लगइन ढूंढता हूँ। इन्वेंट्री, देखें जी, कोई इन्वेंट्री को उसने ढूंढना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कोई ना कोई प्लगइन मिल जाएगा। ये वो कॉमर्स इन्वेंट्री को मैनेज करता है। अटम इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो कॉमर्स का। WP इन्वेंट्री मैनेजर है वो कॉमर्स स्क्वायर है। और इस तरह देखें ये कितने ज़्यादा प्लगइन्स आ गए हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। जो भी चाहे इसमें से यूज़ करें, जस्ट क्लिक करें, ये इंस्टॉल करें। इंस्टॉल ना हो, इंस्टॉल करेगा उसके बाद वो एक्टिवेट करेंगे और ये पूरा वर्डप्रेस आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बन जाएगा। और इतने दिनों में इतनी मुश्किल हो के इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाने से बेहतर है वर्डप्रेस का बिल्टन यूज़ करें। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम किसी ने आपको कह दिया बनाने का, तो यहाँ पे लिखें स्कूल मैनेजमेंट, तो ये कुछ ना कुछ आप स्कूल मैनेजमेंट भी आपको बना के दे देगा। ये देखें जी, दो, ये किसी ने लीग मैनेजर, ये स्कूल से ही है। बुकिंग बग ऑनलाइन बुकिंग एंड ये कुछ और आ गया, ये स्कूल ही लिखना चाहिए। चलें, मैनेजमेंट सिस्टम लिखते तो ज़्यादा अच्छा था। सर ये वो कॉमर्स होता क्या है? इंस्टॉल करके देखिएगा, इंशाल्लाह बताएंगे आगे। आज आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा और देखिएगा ये क्या बनेगा। वो कॉमर्स आपको क्या फैसिलिटेट करेगा इंशाल्लाह। आगे वाले दिनों में एक लेक्चर आ रहा है, शुरू में मैं पहले वीक में कुछ बता चुका हूँ इसके बारे में। अब आप इंस्टॉल करके देखिएगा। देखें ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, इंस्टॉल करें और पूरा का पूरे वर्डप्रेस आपका स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बन जाएगा। WP स्कूल प्रेस है, बडी प्रेस है, और ये WP बहुत ज़्यादा लोगों ने प्लगइन्स बना के, ये कितने ज़्यादा हैं मैं इनको काउंट नहीं कर सकता, यकीनन आप भी नहीं कर पाएंगे, इतने ज़्यादा ये प्लगइन्स हैं। इसके अलावा और कुछ बोलेंगे, और क्या चाहिए होता है आपको? अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, सही है जी, देखते हैं अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो कुछ भी आप ढूंढेंगे वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। स्मैश बॉल सोशल फूड, ये तो कुछ और आ गया, अकाउंट्स कुछ और है। WP डिलीट यूजर अकाउंट्स, अकाउंटिंग इधर लिखते हैं, शायद अकाउंटिंग से ये समझेगा। तो बहरहाल सर्च करें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारा एक्सप्लोर करना चाहिए आपको, इस तरह के प्लगइन्स देखने चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। आपकी फ्रीलांसिंग बहुत इजी हो जाएगी। आपको लगेगा कि बहुत अच्छे 500, 700, $1000 में लोगों से प्रोजेक्ट लें और WP वर्डप्रेस का प्लगइन उनको फ्री वाला इंस्टॉल करके दे दें। उन कुछ अरसे बाद वो कंपेटिबल हो जाएंगे, उनको लगेगा यार ये बहुत अच्छा काम है, तो फिर उसके बाद उनको परचेज करके दे दें। परचेज कितने का प्लगइन मिलेगा? पेड वाला प्लगइन ज़्यादा नहीं तो $10 का मिल जाएगा, $20 का मिल जाएगा, $50 का मिल जाएगा, इससे ज़्यादा महंगा नहीं होना। सही जी, जब आपने $500 चार्ज किया हुआ है तो $50 का प्लगइन खरीद के उसको आगे शिप कर दें। सही जी।
कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट क्लिक्स करनी होगी। बात समझ में आ रही है? कुछ हाँ ना तो बोलो भाई। सर एक आधा Yes, sir. आएगा। समझ आ रही है सर। जी सर सर समझ आ रही है सर। चलें, अच्छी बात है जी, आपको समझ में। यही मकसूद था, मैंने वर्डप्रेस शुरू में इसलिए पढ़ाया था और मैंने थोड़ा सा इसका आइडिया भी दिया था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए कि आप वर्डप्रेस को समझ नहीं पाए कि वर्डप्रेस क्या है। यहाँ पे जस्ट क्लिक्स में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये अलग बात है कि हमने आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम और जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम हैं, जितने भी ERP सिस्टम्स हैं, वो बनाना भी सिखा दिए हैं कि कैसे बनाएंगे, कैसे डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे, कैसे फॉर्म बनाएंगे, कैसे डेटाबेस में एंट्रीज जाएंगी, कैसे डेटा रिट्रीव होके फिर आप दिखाएंगे, फिर उसको ऐड एडिट डिलीट कैसे कराएंगे, प्रोसेसिंग कैसे होगी, ये सारा कुछ हमने मैनुअली भी करना सिखाया है। लेकिन इसके बावजूद ये वर्डप्रेस से बहुत ईजी है। और अब ईजी के साथ हम थोड़ा सा इसको ये करने लगे हैं कि कस्टमाइज। एक आदमी कहता है जी मेरे पास ये प्लगइन चल रहा है, मैं चाहता हूँ इसमें से कुछ फीचर्स ऐड कर लिए जाएं, इसमें से कुछ फीचर्स रिमूव कर दिए जाएं। तो अब ये कैसे होगा? मैंने एक थीम परचेज किया हुआ है, बहुत उम्दा और आला किस्म का थीम है, बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें एक चीज़ गड़बड़ है, वो गड़बड़ सेट करनी है। वो कैसे होगी? उसमें एक और चीज़ का इजाफा कर दे, मेरा बिजनेस एक्सपेंड कर गया, उसमें एक और चीज़ अब आ गई है, वो भी ऐड करनी है। तो अब आप वर्डप्रेस में वो चीज़ें कैसे ऐड करेंगे? तो ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्डप्रेस को आप इजी ना लें, बहुत एडवांस चीज़ है। इस सेंस में एडवांस चीज़ है कि आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा और आसानी से आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे जस्ट क्लिक्स करके। लेकिन क्लिक्स करके भी वो जो पहले क्लिक्स करके देख लिया होगा, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनका एक्सपेरिमेंट करें। वो कॉमर्स किसी ने पूछा, उसको इंस्टॉल करें, देखें कि आपका द्रास.pk एक चुटकियों में बन जाएगा। द्रास.pk बहुत बड़ी वेबसाइट है, अमेजोन बहुत बड़ी वेबसाइट है। अब आप वो कैसे बनाएंगे? बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कॉमर्स इंस्टॉल करें, चुटकियों में आपका द्रास.pk तैयार है। और जस्ट अपनी प्रोडक्ट्स लगाएं और बेचना शुरू कर दें, किसी को भी बना के दे दें और क्लिक्स के ऊपर काम होगा। चलेंगे हम कस्टम पोस्ट टाइप को देखते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। मैं मजीद थोड़ा सा किसी दिन में मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स इधर से सॉल्व होंगी। आपको लगेगा कि मुझे मजीद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं तो फ्रीलांसिंग वर्डप्रेस को ही लेके कर सकता हूँ, जितनी मैंने पढ़ ली है इससे भी मेरी फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी चलेगी। और चलें जी, बस मजीद इस पर बात नहीं करते। कस्टम पोस्ट टाइप क्या होती है जी? कस्टम पोस्ट टाइप, पोस्ट टाइप ये होती है कि देखें, वर्डप्रेस ये होता है कंटेंट मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहती है कि वो बुक सेल करती है, बुक्स सेल करती है। अब वो चाहती है कि वर्डप्रेस के ज़रिए से वो वर्डप्रेस के ज़रिए से अपनी बुक्स को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। तो वर्डप्रेस में बुक्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये ज़रा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ज़रा देखिएगा यहाँ पे चलते हैं। ये पोस्ट्स हैं, ऑल पोस्ट हैं। न्यू पोस्ट क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से हम न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं। पोस्ट में जाते हैं तो सिर्फ टाइटल होता है और डिस्क्रिप्शन होती है और यहाँ से कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं और दैट्स इट। यही चीज़ें हम कर सकते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन बुक सेल करती है उसको बुक्स भी ऐड करनी है। जो ऑर्गेनाइजेशन बुक सेल करती है उसको कभी जॉब्स भी आ जाती हैं उसकी, कि वो कहते हैं कि हम कैरियर का पेज बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे लोग ऑनलाइन हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पे अप्लाई करें और हमारे पास उनकी एप्लीकेशंस आती रहें। वो उनका कोई ब्लॉग भी होना चाहिए जिधर से वो लोग चाहते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हम खबरें देते रहें लोगों को कि आज इवेंट हो गया, आज ये सेरेमनी हुई, आज ये गेस्ट आए हुए थे। इस तरह बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वर्डप्रेस में कैसे मैनेज होंगी? बेसिकली उनका कोर प्रॉब्लम जो है वो कहते हैं जब बुक्स ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे तो जस्ट पोस्ट की जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी यहाँ पे ये तो हम सिर्फ यहाँ पे बैठ के वो कर सकते हैं, पोस्ट ऐड कर सकते हैं, पेजेस ऐड कर सकते हैं और बाकी कलरफुल चीज़ें कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? तो उसके लिए वर्डप्रेस ऑफर करता है CPT, कस्टम पोस्ट टाइप। ये पोस्ट टाइप तो बिल्टन मौजूद है। बाकी आप किसी और तरह की पोस्ट ऐड करना चाहते हो तो वो आप खुद से कस्टमाइज इसको कर सकते हो और वो करने का सिंपल तरीका है।
फॉर एग्जांपल आप बुक्स ऐड करना चाहते हो तो बुक्स ऐड हो जाएंगी, जॉब्स भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक मेन्यू लगा हुआ, जैसे मीडिया लिखा हुआ है यहाँ पे जॉब्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसी तरह जैसे पोस्ट ऐड हो रही है, ऐड न्यू पोस्ट, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा बुक, ऐड न्यू जॉब, और इस तरह ये सारी चीज़ें वर्क करना शुरू कर देंगी। तो ये सारा कुछ कैसे होगा, इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली कस्टम पोस्ट टाइप है। कस्टम पोस्ट टाइप जो मौजूद है उसको कस्टमाइज करना, तो ये कस्टम पोस्ट टाइप या सीपीटी का ये मतलब है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हायरार्किकल होती है और फ्लैट होती है। हायरार्किकल और फ्लैट मेरा ख्याल समझाने की ज़रूरत नहीं है। हायरार्किकल पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होगा उसमें या नहीं होगा, तो अगर आप रखना चाहते हैं तो इसकी ऑप्शन भी मौजूद होगी। दो तरीके से कस्टम पोस्ट टाइप बनाई जा सकती है। एक तो ये है कि प्लगइन भी क्रिएट करके प्लगइन एक बनाएं और उसके ज़रिए से कस्टम पोस्ट टाइप ऐड करें, और एक ये है कि थीम को कस्टमाइज करें और थीम की कोर फाइल्स को जाके चेंज करें और उसमें कस्टम पोस्ट टाइप ऐड कर दें। अब जी एक प्रोसीजर बताया गया कि कस्टम पोस्ट टाइप को कैसे ऐड किया जाएगा। तो उसके लिए कहते हैं कि कस्टम पोस्ट टाइप को ऐड करने के लिए 2 या 3 स्टेप्स हैं, अगली स्लाइड्स में वो बताए गए हैं। और ये नेमिंग कन्वेंशंस हैं और आर्गुमेंट्स हैं, और ये एक कम्प्लेक्स एग्जांपल है, और सीपीटी डिस्प्लेइंग कस्टम पोस्ट टाइप को डिस्प्ले करने का तरीका है, एंड दैट्स इट। टेक्सोनॉमी आ गई है, टेक्सोनॉमी को हम बाद में पढ़ेंगे। चलें जी, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम देख लेते हैं। स्टेप्स क्या हैं मैं ज़रा बोलने लगा हूँ, फिर उसके बाद हम कोड करेंगे। शायद आज हम कोड नहीं कर पाएँ क्योंकि आज हम ज़रा थ्योरेटिकल वर्क करेंगे। कुछ हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वर्डप्रेस का नहीं पढ़ा तो आज वो भी हम पढ़ लेंगे। अगर हमें टाइम मिला तो हम आज कोड भी करेंगे, अगर नहीं मिला तो हम कोड कल रखेंगे, आज थ्योरेटिकल चीज़ों को कवर करेंगे। कस्टम पोस्ट टाइप बनानी है तो सबसे पहले हम अपना कोड लिखेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन से आप फेमिलियर हैं, वर्डप्रेस में फंक्शन बनाएंगे। वो एक फंक्शन लिखेंगे जिसके अंदर हम अपनी कस्टम पोस्ट टाइप को डिफाइन करेंगे कि हमारी पोस्ट टाइप ने क्या काम करना है। उस फंक्शन के अंदर हम अपनी कस्टम पोस्ट टाइप की रजिस्ट्रेशन करेंगे, कस्टम पोस्ट टाइप की रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, फिर उसके बाद वो जो फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर रहते हुए हमने कस्टम पोस्ट टाइप की रजिस्ट्रेशन कर ली। फिर उसके बाद थर्ड लास्ट स्टेप ये है कि हम अपने कोड को, जो हमने लिखा हुआ, जो फंक्शन लिखा है जिसके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन भी की है, हम अपने कोड को हुक करेंगे। हुक का एक टर्म बोली जाती है वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस में हुक्स एक टर्म है और उसका मतलब ये है, जैसा कि हमारी रियल लाइफ में जो हुक्स होती हैं, हम में से हर एक के घर में वो टंगनियाँ मौजूद होती हैं जिनके ऊपर कपड़े टांगते हैं, उनको हुक्स भी बोलते हैं और पता नहीं उनको क्या क्या बोलते हैं। तो बहरहाल वो भी हुक का काम करती है। और क्या काम करती है, जो हम अपने कपड़े उसके ऊपर, उन हुक्स के ऊपर टांग देते हैं, चाबियाँ उनके ऊपर लटका देते हैं, और समटाइम इस तरह के हुक्स किचन में भी लगी होती हैं, बर्तन भी कुछ लटकाने के काबिल होते हैं तो उनको लटकाया जा सकता है। तो सेम सिनेरियो में हुक्स जो है ना वर्डप्रेस में वर्क करती हैं। हम अपना काम, जो भी हमने वर्क किया होता है, जो भी हमने कोड लिखा हुआ था एक फंक्शन की सूरत में, जैसा कि आपने देखा ना ये फंक्शन एक बना हुआ नजर आ रहा है, ये एक फंक्शन हम बनाते हैं और उसमें जो भी अलगम बलगम हमने लिखना है, जो भी हमारी कस्टम पोस्ट टाइप काम करेगी उसके अंदर हम लिख देंगे। लिखने के बाद अब हम कहेंगे कि ये मेरा कोड है, वर्डप्रेस को कहेंगे कि ये मेरा कोड आपने एग्जीक्यूट करना है। वर्डप्रेस आपसे पूछेगा कि जनाब कब एग्जीक्यूट करूं, तो उसके एग्जीक्यूशन के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, तो मुख्तलिफ लेवल्स होंगे। तो वर्डप्रेस एग्जीक्यूट करता हुआ यहाँ से चलेगा, पहले ये स्टेप एग्जीक्यूट करता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो हम ये बताएंगे कि वर्डप्रेस किस लेवल पे हमारे कोड को एग्जीक्यूट करे, तो वो लेवल हम बता देंगे उसको। और गोया कि ये बताने का तरीकाकार हुक करना है। हम उसे कहेंगे कि जब अपनी कोड फाइल्स को इनिशियलाइज कर रहे हो, वर्डप्रेस को इनिशियलाइज कर रहे हो, तो वब हमारे कोड को भी एग्जीक्यूट कर देना। तो वह अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हुए जब इनिशियलाइजेशन के लेवल पे पहुंचेगा तो साथ में हमारे कोड को भी पकड़ के एग्जीक्यूट कर देगा, चला देगा, और वो जो इफेक्ट्स होने होंगे वो हो जाएंगे। गोया के ये हुक कर दिया हमने वर्डप्रेस के, अपने कोड को वर्डप्रेस के इनिशियलाइजेशन लेवल पे जाके हुक कर दिया। अब जब भी वर्डप्रेस इनिशियलाइज होगा तो हमारा कोड भी साथ में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हुक करने का तरीकाकार है। 3 स्टेप्स बोले हैं। हम अपने एक फंक्शन लिखेंगे। दूसरा स्टेप ये है जिसके अंदर, उस फंक्शन के अंदर हम सारा का सारा
जो कुछ भी हमने हमारी कस्टम पोस्ट टाइप करेगी वो सारा का सारा कोड उसमें लिखेंगे, कस्टम पोस्ट टाइप का सारा बिहेवियर उसके अंदर जाएगा उस फंक्शन के अंदर। सेकंड टास्क ये है उसी फंक्शन के अंदर रहते हुए हम अपनी कस्टम पोस्ट टाइप को रजिस्टर करवाएंगे वर्डप्रेस के साथ। एक रजिस्ट्रेशन होती है तो वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और थर्ड लास्ट स्टेप ये है कि अपने उस कस्टम कोड को जो हमने खुद से लिखा है उसको वर्डप्रेस के साथ हुक करेंगे। वर्डप्रेस को कहेंगे कि ये हमारे इस कोड को भी बराए मेहरबानी चला दीजिएगा, तो वर्डप्रेस वो हमारे इस कोड को भी चलाना शुरू कर देगा और उसके बाद हमारी कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ज़रा समझिएगा, कुछ गलतियां आप पहले से कर रहे हैं तो दोबारा से बताया जा रहा है कि काइंडली ये गलतियां ना कीजिएगा। तो सबसे पहली जो बुलेट है उसमें कहा जा रहा है जी ये जो आप कस्टम पोस्ट टाइप बनाने जा रहे हैं, जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं, इसमें नाम ज़रा ना यूनिक रखिएगा। आपने फंक्शन बनाना है तो फंक्शन का कोई ना कोई ABC XYZ नाम भी होगा, तो उसका नाम ना जेनेरिक ना रखिएगा, कोई यूनिक सा नाम रखिएगा। तो यूनिक नाम बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए पहला क्या है, प्रोजेक्ट्स ना रखिएगा। अच्छा ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट्स आप रखना चाह रहे हैं तो उसके साथ कोई 2-4 लफ्ज़ ऐसे उल्टे सीधे जैसे जीमेल में लगाते हैं ना, असगर 1 2 3 असगर 9XY या इस तरह कुछ आप ऐड करते हैं यूनिकनेस के लिए, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा कर लीजिए, कोई प्रीफिक्स ऐड कर लीजिएगा, कोई सुफिक्स ऐड कर लीजिएगा। इस तरीके से मैक्सिमम लेंथ है जो है वो 20 कैरेक्टर्स की होगी तो जी। और स्पेसिस यूज़ ना कीजिएगा, अपर केसेस यूज़ ना कीजिएगा और WP का प्रीफिक्स ना लगाइएगा। सही है जी, ये 4 चीज़ें हैं जो नहीं करने की हैं। तो उम्मीद है ये नेमिंग कन्वेंशन भी आपको समझ में आ गई होगी। स्पेस काइंडली ना यूज़ कीजिएगा। डेटाबेस में एक साहब ने पहले भी स्पेस यूज़ की थी। जब हम फिज़िकल क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं तो अब तो लोगों के कंप्यूटर पे जाके देखते हैं तो हर एक ने ऑलमोस्ट ये उल्टा काम किया होता है कि स्पेसेस ज़रूर दी होती हैं। तो स्पेस तो बहुत ही डेंजरस है। अपर केस और लोअर केस, अपर केस यूज़ ना कीजिएगा, WP का सुफिक्स ऐड ना कीजिएगा, प्रीफिक्स सॉरी। आर्गुमेंट्स की अरे होगी, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। एंड दैट्स इट, हमारा आज का काम थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट हो चुका है। हम बाकी काम कोड के साथ करेंगे जब हम कोड करेंगे। अब ये नेक्स्ट स्टेप आता है, हमारा टाइम कितना रह गया, 1 मिनट। जी हाँ, टाइम तो काफ़ी है अभी। अब हम ना ज़रा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखते हैं, हम जाके देखते हैं कि कोड कहाँ पे है और कौन कौन सा कोड हमारे लिए क्या काम करेगा। तो डायरेक्टरीज को ओपन करते हैं, जाके देखते हैं कि कोड कहाँ पे पड़े होते हैं और ख़ास तौर पे हमारा वर्डप्रेस कहाँ पे है और उसकी डायरेक्टरीज में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और किन चीज़ों को हमने एडिट करना और किन चीज़ों को एडिट नहीं करना। यह NFTP का फोल्डर है, यहाँ पे जाते हैं वर्डप्रेस। ये मेरी वर्डप्रेस की फाइल्स आ चुकी हैं। जो वर्डप्रेस इस वक्त वर्क कर रहा है ना, ये फाइल्स उसकी ओपन हो चुकी हैं। इन सारी फाइल्स में से किसी फाइल को एडिट करने की कतान भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा काम ये है कि सिर्फ WP कंटेंट के फोल्डर हमारा रेलिवेंट फोल्डर है। इसके अलावा किसी फोल्डर में, किसी फाइल में कोई चेंज ना कीजिएगा। किसी फाइल को एडिट करेंगे, वर्डप्रेस की कोर फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाएगी, तो वर्डप्रेस चलना बंद कर देगा। किसी भी और फाइल को आप एडिट करेंगे तो सिर्फ WP कंटेंट का जो फोल्डर है, यहाँ पे सारी की सारी हमारी एडिटिंग होगी। इसके अलावा किसी फाइल में कोई भी एडिटिंग नहीं की जाएगी। एक आध फाइल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। WP config की ये फाइल है। ये अगर आपको थोड़ा सा देख लें तो अंदाज़ा होगा कि ये हमने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए हमने डेटाबेस को कॉन्फ़िगर किया था, तो वो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इस फाइल में जाके सेव हो गई थी। तो यहाँ पे देखें, मैंने वर्डप्रेस डेटाबेस का नाम वर्डप्रेस रखा हुआ, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। यूज़र मेरा रूट था और पासवर्ड कुछ भी नहीं था और लोकल होस्ट मेरी होस्ट थी और दैट्स इट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे, और कुछ ऑथेंटिकेशन की चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस हैं। कभी आप इंस्टॉलेशन करने के बाद कोड को अपलोड कर रहे हो तो अपलोड करने के लिए वहाँ जाके डेटाबेस को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो वो यहाँ पे WP config की इस फाइल के अंदर जाके उसको एडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लोकल
कंप्यूटर पे डेटाबेस बनाया था, अब आप चाह रहे हैं कोड को अपलोड करें, कोड को अपलोड कर देंगे, डेटाबेस को भी अपलोड कर देंगे। लोकल में आपने वर्डप्रेस उसका नाम रखा हुआ था, जब डेटाबेस आपने अपलोड किया वहाँ पे जाके आपने उसका नाम चेंज कर दिया डेटाबेस का, तो वो फिर इस फाइल में उस डेटाबेस का नाम भी आप चेंज करेंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं WP कंटेंट के फोल्डर में। WP कंटेंट का फोल्डर मैंने ओपन कर लिया, आपके सामने है। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जूम, ये देखें जी, ये लैंग्वेजेस का फोल्डर है, प्लगइन्स का फोल्डर है, थीम्स का फोल्डर है, ये अपलोड्स का फोल्डर है, और ये एंट्री पॉइंट है, ये इंडेक्स फाइल है, एंट्री पॉइंट है। हमारा कंसर्न थीम्स के फोल्डर है, थीम के फोल्डर में चले जाते हैं। सारे के सारे थीम्स, जितने भी इंस्टॉल्ड थीम्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। न्यूज़ रीडर्स हैं, 2019 है, 2017 है और 2020 है। मैं आपको इधर से खोल के भी दिखाता हूँ कि मेरे पास यही थीम्स अवेलेबल हैं इंस्टॉल्ड जो हैं। अपीयरेंस में चलते हैं, थीम्स के फोल्डर में चलते हैं, और ये देखिएगा 4 ही थीम्स हैं यहाँ पे। 5वां यहाँ पे ये एक्शन मेरे पास ऑप्शन आ रही है कि कोई नया भी ऐड करना है तो कर लें। ये देखें 2020 है, ये 2017 है, ये न्यूज़ रीडर्स है, और ये 2019 है। अगर मैं इधर से जाके कोई और नया ऐड कर दूंगा तो वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में उसका एक फोल्डर भी बन जाएगा। इसी तरह थीम्स के फोल्डर में चलते हैं, जितने भी थीम्स इंस्टॉल होते हैं यहाँ पे उनकी फाइल्स बनना शुरू हो जाती हैं। अगर मैं थीम वाली डायरेक्टरी में जाता हूँ तो शायद 2 ही थीम होंगे, एक एंट्री पॉइंट होगा और एक फाइल एंट्री पॉइंट्स के लिए और एक थीम के लिए। 2 ही थीम है, सॉरी 2 ही प्लगइन्स हैं, तो प्लगइन्स की सारी डायरेक्टरी यहाँ पे है, एक हेलो है और एक ये वाला है, और ये इंडेक्स एंट्री पॉइंट है। उम्मीद है ये दोनों चीज़ें भी समझ में आ गई कि प्लगइन्स सारे प्लगइन्स के फोल्डर में जाते हैं, थीम्स सारे थीम्स के फोल्डर में जाते हैं। अब हम ज़रा दोबारा थीम्स के फोल्डर में चलते हैं। अब हम थीम की हायरार्की को समझते हैं कि थीम कैसे वर्क करता है, उसकी फाइल्स, इनर फाइल्स क्या होती हैं, और कौन सी फाइल किस पर्पज़ के लिए होती है, और वो क्या काम कर रही होती है। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको आज तो समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आज से आप समझने की कोशिश शुरू कर दें। इंशाल्लाह 2-4 दिनों में आप इनसे फेमिलियर हो जाएंगे। जब आप बार बार हम इन्हीं फाइल्स को एडिट कर रहे होंगे, हम इनके साथ कुछ प्ले अराउंड कर रहे होंगे, तो उम्मीद है फिर आपको ज़्यादा अच्छे से बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये देखने की चीज़ है कि हमारे पास कौन सा थीम एक्टिव है, तो उसी को हम जाके देखेंगे। हमारे पास 17 एक्टिव है, तो हम 17 की डायरेक्टरी में जाके देखते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। ओके थीम्स की डायरेक्टरी में गए, थीम्स की डायरेक्टरी में हमने जाके खोला 2017, ये 2017 की डायरेक्टरी है, ये एक्टिव कोड है इस वक्त। इसको ओपन किया और ये इसकी फाइल्स हैं। 2017 थीम इन फाइल्स की बुनियाद पे बन रहा है, ये फाइल्स उसको एग्जीक्यूट कर रही हैं। ये फाइल्स क्या हैं? ऑब्वियसली बहुत सारी फाइल्स तो ऐसी हैं, ऑब्वियस हैं, समझ में आ जाती हैं देखने से ही। 404 ये बहुत ही वाज़ेह फाइल है कि जब भी कोई हमारे वर्डप्रेस में एरर आएगा, फ्रंट एंड पे जो एरर आएगा ये फाइल एग्जीक्यूट होगी। 404 जब एरर प्रोड्यूस होगा, एरर हमें ये फाइल दिखाएगी। आर्काइव क्या करती है? कमेंट्स, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, जो समझ में नहीं आने वाली आस्ता आस्ता, जो ऑब्वियस है उनको देखते हैं। कमेंट्स, ऑब्वियसली कमेंट्स को हैंडल करेगी। फुटर डॉट PHP फुटर को हैंडल करेगी। फ्रंट पेज होम पेज को बोलते हैं। फंक्शन को छोड़ देते हैं हेडर सारा ऊपर वाला पोर्शन जो है वेबसाइट का, ये वाला सारा एरिया हेडर कहलाता है, तो ये हेडर में चला जाएगा। इसी तरह index.php ये थीम का एंट्री पॉइंट है, यहाँ से थीम सबसे पहली ये फाइल एग्जीक्यूट होती है और फिर बाकी सारी फाइल इसके साथ लिंक हो जाती हैं। पेज, सारे पेजेस को यहाँ से फैसिलिटेट किया जाता है। सारी सर्चिंग यहाँ से होती है, और सर्च फॉर्म है। साइड बार है, अगर कोई साइड बार हो वेबसाइट में तो वो साइड बार .php, उसको सिंगल .php किस पर्पज़ के लिए ये अभी हम बताने वाले हैं। और ये style.php और style.css, जितने भी कस्टम स्टाइलिंग है, जितनी भी कस्टम CSS है, वो यहाँ पे की जाती है। जो बग फिक्सिंग होती है, नया थोड़ी सी स्टाइलिंग आपने ऐड करनी है, पहली वाली को रिमूव करना है, वो यहाँ से सारा कुछ होगा। इसके अलावा टेम्पलेट पार्ट्स हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये भी आपको समझ में आएंगे ये क्या है। इसी तरह इंक्लूड्स हैं, कुछ बेसिक फाइल्स होती हैं जो कॉमन होती हैं, बार बार इंक्लूड हो रही होती हैं, तो उनको हम यहाँ पे रख लेते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने इंक्लूड होना होता है। और इसी तरह एसर्ट्स हैं, हमारे सारे के सारी HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, इमेजेस,
वो सारा कुछ यहाँ पे पड़े होते हैं एसेट्स के फोल्डर में। उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अब हमारा अहम काम है वो functions.php के साथ है। हमने चूंकि कस्टम पोस्ट टाइप बनानी है तो ये functions.php ना बहुत अहम फाइल होती है हर थीम के अंदर। बेसिकली कोर फाइल ये होती है सारे के सारे वर्डप्रेस को रन करने वाली, या यूँ कह लें थीम की सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर पाई जाती है। functions.php शुरू में किसी ने, जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे तो किसी ने कहा था कि हम फंक्शंस बना के किसी एक फाइल में रख सकते हैं। तो ये देखें वर्डप्रेस में सेम वो सारा का सारा बिहेवियर यहाँ पे पाया जाता है। सर ये हर थीम का स्ट्रक्चर यही होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली आप सेम समझ पाए जी। एक मिनट ज़रा माधुरता से 1 सेकंड के लिए ज़रा एक आध मिनट के लिए वेट कीजिएगा, मैं ज़रा दोबारा ज्वाइन करता हूँ आपको। अच्छा जी, चलें जी, फिर आगे शुरू करते हैं। हम function.php को देख रहे थे। बेसिकली हमारी कोर फाइल होती है, सारी की सारी फंक्शनैलिटी हर थीम की इसी पे बेस करती है। तो कोई भी हम बेसिकली इस फाइल को चेंज करेंगे, लेकिन अगर आप कि इस फाइल में कुछ छोटा सा भी एरर प्रोड्यूस हो गया ना तो पूरी साइट, पूरा का पूरा थीम आपका ब्रेक हो जाएगा। तो इस फाइल में एडिटिंग करते हुए ज़रा केयरफुली कीजिएगा। कोई एक छोटा सा स्पेलिंग एरर या कोई इस तरह का छोटा सा सिंटेक्स एरर या कुछ भी ऐसा हो गया तो आपका वर्डप्रेस ब्रेक हो जाएगा। और अगर आप भूल चुके हैं कि आप क्या कर रहे थे, कहाँ पे कर रहे थे, तो फिर काफ़ी मसला हो सकता है। फिर आपको ढूंढने में, डिबगिंग करने में काफ़ी दुश्वारी भी हो सकती है। और अगर वो लाइव साइट है, क्लाइंट का कोड है, तो फिर आपकी प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ भी सकती है। इसलिए केयरफुली इस फाइल को थोड़ा सा खोल के देखते हैं क्या है। सिंपली इस फाइल के अंदर फंक्शन ही फंक्शन है और कुछ नहीं है। ये देखिएगा एक फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोई 2017 का सेटअप है। इस फंक्शन, ये एक फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन ऐड हुक है, ऐड एक्शन, ये भी एक फंक्शन है। और ये देखें उसके बाद नीचे एक और फंक्शन आ गया 2017 कंटेंट विथ क्या होगी, ये उसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की गई हैं। नीचे फिर ऐड एक्शन का एक फंक्शन आ रहा है। और ये देखें एक और फंक्शन इसके नीचे लिखा हुआ है 2017 फाउंड यूआरएल्स। इससे नीचे चलते हैं तो एक और फंक्शन आ रहा है 2017 रिसोर्स हिंट्स। तो इस फाइल के अंदर फंक्शंस के अलावा कुछ नहीं होता। 2017 विजेट्स इनिशियलाइजेशन का फंक्शन है। इसी तरह फिर आगे ऐड एक्शन आ गया 2017 इसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेंगे भाई, छोड़ देते हैं इसको। चलें, ये सारे फंक्शन हैं, कुछ चीज़ें स्क्रिप्ट्स हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। फंक्शंस के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। और फंक्शंस यहाँ पे एक दफ़ा डिफाइन हो जाते हैं, फिर उनको यूज़ किया जाता है। और कभी उनको अंदर ही अंदर यूज़ किया जाता है और कभी बाहर भी उनको यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। अच्छा जी, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। 2-3 फाइल्स को अभी मैंने बयान नहीं किया। चलें अब हम single.php की तरह बात करते हैं ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए कि single.php क्या है। देखिएगा जी, इस वक्त ना वर्डप्रेस की index.php एग्जीक्यूट हो रही है। index.php सारी की सारी फाइल, सारी की सारी ये जो है ना पोस्ट लिंक हो रही हैं, यहाँ पे अभी दिख रही हैं। अब मैं ज़रा एक पोस्ट को क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पोस्ट पूरे पेज पे डिस्प्ले हो। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, आप देखें पूरे पेज पे सिर्फ यही पोस्ट है और कुछ नहीं है। और कोई पोस्ट नीचे शो नहीं है और ये नीचे कमेंट्स बॉक्स है और कुछ नहीं है। तो ये इस वक्त single.php एग्जीक्यूट हो रही है। जब इंडिविजुअल पोस्ट दिख रही हो तो वो single.php उसको फैसिलिटेट करती है। उम्मीद है ये बात भी आपको, सिंगल पोस्ट के लिए single.php उसको फैसिलिटेट कर रही होती है।
और कौन सी रह गई? ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अच्छा, क्या ख्याल है जब छोटा सा कोड हम कर लें आज, 10 मिनट 15 मिनट हमें मिल ही जाएंगे। कोड ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेंथी नहीं है। जी सर। यस कर सर। लेंगे। कस्टम Yes, sir. पोस्ट टाइप बनाएं आप। यस सर। करते शुरू सर। चलें जी, अब हम कस्टम पोस्ट टाइप बनाने लगे हैं। कस्टम पोस्ट टाइप बनाने के लिए हमें कोड क्या करना है, हमें वो भी ना वर्डप्रेस खुद ही बताएगा। ये देखें जी, वर्डप्रेस गूगल में मैंने जाके लिखा है WP का। मैं चाहूँ तो स्लाइड से उसको उठा सकता हूँ। काफ़ी भद्दा सा लिखा होगा, कॉपी भी सही तरह मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फिर आप मुझे कहेंगे कि ये आप हमें भी सेंड कर दें। तो इसलिए हम यहाँ से गूगल से ही उठाते हैं ताकि आपको भी लिंक मिल जाए और वहीं से आप भी उठा लो। तो मैंने एक वर्डप्रेस CPT या वर्डप्रेस कस्टम पोस्ट टाइप लिखा है और ये 2 लिंक्स आ चुके हैं। ये दोनों ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, इनकी वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ से ये सारा कुछ हमें अवेलेबल होगा। तो चलते हैं, इन दोनों लिंक्स को ओपन करते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा, हम उससे उसको यूज़ करेंगे कोड को। कोड सारा का सारा, अच्छा ये कोई और वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। चलें इसी में देख लेते हैं, कुछ ना कुछ कोड अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। ये देखें जी, ये कोड हमें मिल रहा है यहाँ पे, इसी तरह यहाँ से भी मिल गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे भी हमें कहीं से मिलेगा। कस्टम पोस्ट टाइप UI, हमें UI नहीं चाहिए, ये कोई प्लगइन हमारे खोल दिया गया। चलें बहरहाल एग्जाम्पल कर लें हम इसके साथ, तो मुमकिन है ऑफिशियल वेबसाइट से भी आ जाएगा, या कोडेक्स इसके साथ लिखते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, ये कोडेक्स वेबसाइट है, वहाँ से मिल सकता है। अलबत्ता मैं यहाँ पे कोड इधर से भी मिल गया, इस वाली वेबसाइट से। तो ये देखिएगा, ये छोटा सा कोड है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, जस्ट कॉपी करता हूँ और कुछ नहीं करता, चंद लाइनों का कोड है। अलबत्ता कोडेक्स वेबसाइट से भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये देखेंगे एग्जैक्टली नहीं सर, ये कोडेक्स नहीं है। कस्टम पोस्ट टाइप टेम्पलेट, यहाँ पे हमें कहाँ मिलेगा कोड? टेम्पलेट है, अच्छा ये टेम्पलेट्स हैं, हमें टेम्पलेट्स में नहीं जाना। ये सारी की सारी डिटेल है। कुछ देर में इस सारी डिटेल को जो यहाँ पे इस पेज पे लिखी हुई है, कुछ बातें मैं इस डिटेल में से बोल चुका हूँ, कुछ चीज़ें रहती हैं, तो वो सारी की सारी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है। ये नीचे कोड आना शुरू हो गए हैं। ये सोर्स कोड है, शायद रजिस्ट्रेशन का है, ये नहीं हमें चाहिए, पर नीचे कहीं ना कहीं से हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। फुल सोर्स कोड, ये डिटेल्ड कोड है, हमें डिटेल कोड नहीं चाहिए, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले हमें शॉर्ट कोड चाहिए, जैसे कि हमने पहले शॉर्ट कोड यूज़ किया। मुझे एक जगह से तो कॉपी कर ली है, ये देखें, ये शॉर्ट कोड है, ऑफिशियल वेबसाइट से कमेंट्स में मेंशन किया गया है। यहाँ से चाहे आप उठा लें, मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि वर्डप्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट से हमने ये कोड उठाया, कहीं और से नहीं उठाया। तो यहाँ से कोड मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट मैं शायद कर चुका हूँ, कॉपी किया। अब हम चलते हैं अपनी फाइल के अंदर, जहाँ पे इस कोड को जाके पोस्ट करना, और इस कोड के पोस्ट करते ही क्या मैजिक सा होगा, ये अभी आप देख लेते हैं। हमने क्या कुछ नहीं ओपन किया, वर्डप्रेस में जाके जस्ट functions.php को ओपन किया है। functions.php मेरे सामने ऑलरेडी ओपन है। मैं सबसे नीचे जाता हूँ, जो आखिरी लाइन है उसके बाद ना यहाँ पे एक छोटा सा काम करता हूँ, और ये सारा का सारा कोड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। कुछ नहीं करता, ये एक बुक्स को लेके बुक्स ऐड करनी है, तो ये बुक्स को लेके कस्टम पोस्ट टाइप बनाई गई है। मैं इस कोड को सेव करता हूँ और चलता हूँ एडमिन पैनल में जाके। कस्टम पोस्ट टाइप बनने लगी है और चंद ही सेकेंड्स में ये बन चुकी है।
कुछ भी नहीं है, कोड कॉपी किया है, पेस्ट किया है और मैं पेज को रिफ्रेश करने लगा। ये देखिएगा जी, पहले यहाँ पे ये बुक्स नहीं थी, अब यहाँ पे बुक्स आ चुकी हैं। उम्मीद है ये आपको नज़र आ रही होंगी। पहले ये नहीं थी, कमेंट्स थी, बुक्स नहीं थी, नीचे कमेंट्स के बाद अपीयरेंस आ रही थी। अब मैं बुक भी ऐड कर सकता हूँ, ऐड न्यू बुक, यहाँ पे नई बुक भी ऐड की जा सकती है। जो कुछ भी लिखूंगा वो बुक्स में चला जाएगा। हिस्ट्री की एक बुक ऐड करते हैं, पब्लिश करते हैं, ये बुक्स पब्लिश होना शुरू हो जाएंगी। देखें ये बुक्स में जाके देखते हैं तो जितनी भी बुक्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले भी होंगी। ये देखें बुक्स भी यहाँ पे नज़र भी आ रही है, हिस्ट्री की बुक है। इसको व्यू करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये पेज नॉट फाउंड आ रहा है। अभी देख लेते हैं ये क्यों होगा, लेकिन बहरहाल अभी कुछ देर में इसको व्यू कर सकते हैं। थोड़ा सा वो इसका इशू आ रहा है यहाँ से परमालिंक्स को अभी हम देखते हैं, फिर उसके बाद ये व्यू भी होना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज अभी ये व्यू नहीं हो रही, व्यू भी हम इसको करवा लेते हैं। अभी हम इसके साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करने वाले हैं। अब ज़रा इस कोड को थोड़ा सा समझिएगा, फिर उसके बाद मैं QA सेशन लूँगा और एक डिटेल सी एग्जांपल भी लूँगा। ये कोड क्या है, हमने कहा था 3 स्टेप्स होंगे हमारे कस्टम पोस्ट टाइप ऐड करने के। पहला स्टेप ये है कि हमने एक फंक्शन लिखना था, ये फंक्शन लिखा गया, फंक्शन का नाम यूनिक रखा गया। ये फंक्शन का नाम है बुक सेटअप पोस्ट टाइप। सही जी, बुक्स को लेके हमने एक बुक सेटअप करना चाहते हैं, उसकी पोस्ट टाइप है। और हमने कहा था इसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन होगी। तो ये देखिएगा वर्डप्रेस ने खुद ही हमें एक फंक्शन दिया है पोस्ट टाइप को रजिस्टर करने के लिए। फंक्शन का नाम ही रजिस्टर अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर टाइप है। ये रजिस्ट्रेशन हो रही है। पहला स्टेप फंक्शन लिखना है और फंक्शन के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन करनी है। तो ये सेकंड स्टेप यहाँ पे हो रहा है। और ये पहला काम, पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, ये जस्ट एक अरे बनाई गई है। आप फेमिलियर हैं अरेज से, आप अरेज बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। इस अरे का नाम दिया गया आर्ग्स का, आर्गुमेंट्स। ये अरे करती क्या है, ये बेसिकली अरेज के अंदर जितने भी लेबल्स हैं ना वो हम डिफाइन कर रहे हैं। लेबल क्या है, हम चाह रहे हैं यहाँ पे क्या आना चाहिए, बुक्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो जो कुछ इन लेबल्स में यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, तो यहाँ पे ये ऊपर, ये नीचे, इधर टाइटल, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये सारी चीज़ें ऐड न्यू, ये सारे लेबल्स जो होंगे ना वो इस पहली वाली अरे में डिफाइन होंगे। इस अरे के अंदर अभी तो यहाँ पे 3 ही आर्गुमेंट्स हैं, 3 ही चीज़ें हमने सेट की गई हैं। मेन्यू आइकन क्या होगा, ये देखिएगा, ये वाला आइकन, ये आइकन क्या होगा, ये वहाँ पे डिफाइन किया गया है। लेबल ये वाला, ये सारे लेबल्स क्या होंगे, बस एक ही लेबल बताया गया और कुछ नहीं है। और फिर ये किया, ये आर्गुमेंट्स की अरे बना के, आर्गुमेंट्स में 3 चीज़ें हमने सेट की और फिर उसके बाद ये अरे इस फंक्शन को पास कर दी। रजिस्ट्रेशन के फंक्शन को हमने 2 आर्गुमेंट्स पास करने हैं, रजिस्टर अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर टाइप। ये फंक्शन है हमारी कस्टम पोस्ट टाइप को रजिस्टर करता है। रजिस्टर, इसको 2 फंक्शन, 2 एट्रीब्यूट्स चाहिए, ये 2 चीज़ें खाता है। एक इसमें से इसको बताया जाता है इस फंक्शन को कि पोस्ट टाइप का नाम क्या होगा, हम उसको बताते हैं यूनिक नाम है हमारे बुक, पोस्ट टाइप का बुक है, हम बुक के नाम से उसको रखना चाह रहे हैं। तो ये अपनी कस्टम पोस्ट टाइप का नाम देंगे यहाँ पे उसको, और दूसरे लेबल्स उसको अरे देंगे आर्गुमेंट्स उसको जो पास किए जाएंगे। आर्गुमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से लेबल्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम इस आर्गुमेंट्स की अरे को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, ट्रू है या फॉल्स है, आइकन क्या होगा, लेबल्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अलबत्ता 2 टास्क कंप्लीट हो गए, 2 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए। एक टास्क था फंक्शन क्रिएट करना और दूसरा टास्क था फंक्शन के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन करना, एक कस्टम पोस्ट टाइप के रजिस्ट्रेशन करना। और 1 लास्ट स्टेप ये है कि अपना इस कोड को लिखने के बाद इसको हुक करना है वर्डप्रेस के साथ। तो हुक करने के लिए वर्डप्रेस का एक बिल्ट इन फंक्शन है, वर्डप्रेस का फंक्शन है, ये बात याद रखिएगा, ये PHP का फंक्शन नहीं है। PHP फंक्शन और चीज़ होते हैं, वर्डप्रेस फंक्शन और चीज़ होते हैं। लिखी तो ये भी PHP ही है, ये फंक्शन भी PHP में डिफाइन किया गया है, लेकिन ये फंक्शन अगर हम वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो तब भी अवेलेबल है, वर्डप्रेस में ये लिखा गया है। और PHP, सिंपल PHP, कोर PHP यूज कर रहे होते तो ये अवेलेबल ना होता, क्योंकि ये वर्डप्रेस से रिलेटेड है। चलें जी, अब आप उम्मीद है बात समझ में आ गई। जब हम हुक करना चाहते हैं कोड को, अपने कस्टमाइज कोड को वर्डप्रेस के साथ हुक करना चाहते हैं,
लटकाना चाहते हैं तो उसके लिए ऐड एक्शन आता है, ऐड एक्शन लिखा, और इसको दो चीजें चाहिए, ऐड एक्शन को भी दो चीजें चाहिए, किस चीज को हुक करना है और कहाँ पे हुक करना है, दो चीजें इसको बतानी होती हैं, किस चीज को हुक करना है। तो हमने इसको सेकंड पैरामीटर बताया, हमारे इस कोड को हुक करना है। ये देखो, पहले फंक्शन का जो नाम है वो यहाँ पे हम पास करते हैं, हमारे फंक्शन का जो नाम था वो उठा के यहाँ पे इसको दे दिया कि हमारे इस फंक्शन को, ये वाले फंक्शन को हुक करना है, ये कोड है हमारा, इसको एग्जीक्यूट करना है। तो हमने उसको एक फंक्शन में लिख के और फंक्शन का नाम इसको दे दिया कि हमारे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो कहाँ पे, किस वक्त में एग्जीक्यूट करना है, इनिशियलाइजेशन के लेवल पे जाके एग्जीक्यूट करना है। जब कोड वर्डप्रेस अपने कोड्स को इनिशियलाइज कर रहा होगा तो हमारे भी इस कोड को इनिशियलाइज कर दे। जी, ये सिंपल सा काम था। कोड लिखा, फंक्शन लिखा, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन की, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोड को हुक कर दिया और हमारी कस्टम पोस्ट टाइप बन गई। उम्मीद अब आप इसको बना पाएंगे। कस्टम पोस्ट टाइप बनाएंगे, वहाँ से पोस्ट ऐड भी होना शुरू हो जाएंगे, बुक्स ऐप ऐड करें, जो कुछ भी आप करना चाहें करें। और अब हम चलते हैं ज़रा डिटेल वाला कोड उठाते हैं, थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगा लेकिन आप घबराइएगा नहीं, मैं उसको बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको A to Z सारा का सारा समझ में आ जाएगा। सर वो चलिए। लेबल में टेक्स्ट डोमेन से क्या मुराद था बुक्स जी? के साथ? सर लेबल में उन्होंने बुक्स के साथ टेक्स्ट डोमेन दिया हुआ था ना सर, उससे क्या मुराद था? एक मिनट मैं ज़रा दोबारा कोड खोलता हूँ। अब मैं ज़रा डिटेल वाला कोड कॉपी कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं मैं कर रहा, ताकि आप लोग भूल ना जाएं, इसलिए फिर मैं आपकी क्यूरी को आंसर करता हूँ। ये एक दफ़ा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जी चलें, अब ज़रा बताइएगा क्वेश्चन आपका क्या है। ये मैं कोड खोल लिया, क्या कह रही हैं आप? सर लेबल में उन्होंने एक ये लिखा हुआ ना बुक्स, ये तो वहां नजर आ रहा है, ये टेक्स्ट डोमेन से क्या मुराद है? उसकी जगह शायद ऐड नहीं आता है। बस अभी ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा, अभी थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब एक कस्टम बुक टाइप, एक कस्टम पोस्ट टाइप तो हमने बना ली ना। अब देखिएगा, एक और जरा डिटेल कोड है, जरा लंबा सा लेंथी सा कोड है, काम यही करेगा। अब एक और हम कस्टम पोस्ट टाइप बनाने जा रहे हैं, लेकिन एक लेंथी कोड के जरिए से मैं कोड को पेस्ट करने जा रहा हूँ। ये लंबा सा कोड है, जस्ट कंफ्यूजिंग है, पर मुश्किल नहीं, आसान है। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, यहाँ से लेके ये नीचे तक ये चल रहा है, ये सारा का सारा कोड है नीचे तक। अब जरा समझिएगा ये क्या है। अभी जो क्वेश्चन था वो भी इसी से रिलेटेड है, ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं देखिएगा, वो फंक्शन का नाम लिखा है। अभी हम एक कस्टम पोस्ट टाइप बना रहे हैं जो किचन से रिलेटेड है। किचन, एक खातून है, खाना है, वो किचन की में खड़ी होती हैं और रोज़ाना नई से नई रेसिपी बनाती हैं, कोई अच्छा सा खाना उम्दा सा बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं और उसको अपलोड कर देती हैं, या वर्डप्रेस पे अपनी साइट बनाई हुई है और उधर से वीडियो भी अपलोड करती हैं, साथ में और भी उसकी रेसिपी भी लिखी हुई भी इंग्लिश उर्दू में वो सारी अपलोड कर रही होती हैं। तो रेसिपीज़, अगर कोई कुकिंग एक्सपर्ट है तो वो वर्डप्रेस के अंदर अपनी रेसिपीज़ कैसे अपलोड करेगा, तो उसके लिए हम कस्टम पोस्ट टाइप बना रहे हैं। तो कुछ भी बनाया जा सकता है यहाँ पे। तो ये उसको लेके एक फंक्शन लिखा गया, फंक्शन का नाम देख रहे हैं, काफ़ी यूनिक सा है, मुझे पढ़ने में भी इसको काफ़ी दुश्वारी हो रही है, हम नहीं पढ़ते इसको, कौन सा फ़र्ज वाजिब है इसको पढ़ना जी। चलें जी आगे देखते हैं। ये लेबल्स की अरे है, लेबल्स की एक अरे है और कुछ भी नहीं है। पिछले फंक्शन के अंदर ये देखिएगा, यहाँ पे लेबल के साथ ना हमने तप चढ़ा मरा वाला हिसाब किया था, ठीक है ना। लेबल में जस्ट एक लाइन लेबल की ली थी और ये वही बस जल्दी से उसको मार ही दिया, बस हमने एक ही लाइन में लेबल लिखिया और बस खत्म। और यहाँ पे ये सारी की सारी पूरी अरे, यहाँ से लेके हम स्टार्ट होते हैं, लाइन 683 से लेके लेबल स्टार्ट होते हैं, ये नीचे जो मेरा एरिया यहाँ तक लाइन 708, ये लाइन 708 तक सारे के सारे लेबल्स हैं और कुछ नहीं है, डिटेल्ड लेबल्स हैं। हर जगह का लेबल अलग बताया गया। नेम क्या होगा, रेसिपी क्या ये होगा, सही है जी। सिंगुलर नेम क्या होगा, मेन्यू नेम क्या होगा, एडमिन बार का नेम क्या होगा, ऐड न्यू की जगह पे क्या आना चाहिए, ऐड न्यू आइटम की जगह क्या आना चाहिए, न्यू आइटम, एडिट आइटम, व्यू आइटम, ऑल, बहुत कुछ है यहाँ पे। देखते जाएं, ये सारे लेबल्स हैं, लेबल के इंडेक्स हैं, अरे के इंडेक्सेस यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, रेसिपी, रेसिपीज, बस बहुत कुछ लेबल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ऐड न्यू रेसिपी यहाँ पे कर देंगे तो ऐड न्यू रेसिपी लिखेगा और जो कुछ भी आप करना है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे लेबल्स के अलावा कुछ नहीं है। जो चीज़ें मैंने नहीं बोली वो भी आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी, जो नहीं समझ में आएंगी तो उनके लिए मैं एक जगह बताने लगा हूँ, वहाँ से आप देखेंगे, वहाँ पे सारी डिटेल मौजूद है। इसी तरह नीचे आर्गुमेंट्स हैं,
वही आर्गुमेंट्स की अरे है जो हमने ऊपर बनाई थी। ये देखें यहाँ पे आर्गुमेंट्स की अरे बनाई थी और इसमें 3 चीजें हैं, एक लेबल है दरमियान में और बाकी 2 चीजें और हैं। चलें अब आर्गुमेंट्स को जरा डिटेल में पढ़ते हैं। आर्गुमेंट्स क्या हैं? आर्गुमेंट्स में पहला जो इंडेक्स है वो लेबल्स हैं। जो पीछे हमने अरे बनाई है ये डिटेल वाली, ये सारी की सारी इतनी लंबी और लेंथी अरे है, ये लेबल्स के आगे इसको इसमें मर्ज कर दिया। पहली अरे को दूसरी अरे में मर्ज कर दिया हमने, देखे ना, ये लेबल्स की अरे है, उसको उठा के इसमें डाल दिया, लेबल्स का इंडेक्स बनाया और उधर लेबल्स की अरे डाल दी। और बाकी यहाँ पे ना ये सारी की सारी सेटिंग है, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, परमिशंस हैं, जो कुछ भी आप कहना चाहें कर सकते हैं, कह सकते हैं। इधर डिस्क्रिप्शन कोई देनी है वो यहाँ पे दे लें। ये हमारी कस्टम पोस्ट टाइप पब्लिक होगी, प्राइवेट होगी, ये पब्लिकली क्यूरेबल होगी कि नहीं होगी, इसकी कोई यूआई नज़र आएगी कि नहीं आएगी, या बैकग्राउंड में ये काम करेगी, एड मेन्यू में ये नज़र आएगी कि नहीं आएगी, क्यूरी बार होगा कि री राइटेबल है कि नहीं है, कैपेबिलिटी टाइप क्या होगी इसकी, है आर्काइव, हायरार्किकल है या फ्लैट है, अभी हमने शुरू में पढ़ा था स्लाइड्स के अंदर। पोजीशन, मेन्यू की पोजीशन क्या होगी, 20 नंबर पे ये आना चाहिए, ये पोजीशंस है मेन्यू की, ये इसको टॉप पे आना है, इधर आना है, इधर आना है, कहाँ पे ये रेसिपी लिखा हुआ आएगा, ये पोजीशन है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स की अरे में हम सेटिंग्स कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं, स्पोर्ट इसकी का क्या मामला है, टेक्सोनॉमीज इसकी होंगी नहीं होंगी, शो इन रेस्ट, वो ये भी कोई चीज़ है, मुझे भी याद नहीं है कि ये क्या है। हमें इसको देखना चाहें कि ये क्या है, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एज इट इज़, मुझे भी नहीं मालूम, भूल गया हूँ, भूल सकता हूँ, हर कोई भूल सकता है। तो सिंपली चलें, यहाँ पे चलते हैं जहाँ से इस कोड को उठाया। मैंने कहा था ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है वर्डप्रेस की, यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं, यहाँ से शुरू हो जाएं। अभी हमने कहा था कस्टम पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट टाइप किस पर्पज़ के लिए होता है, जो मैंने बोला वो यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। ये सारी कुछ पोस्ट टाइप क्या है, आर्गुमेंट्स की अरे क्या है, उसमें लेबल्स का क्या मतलब होता है, लेबल का और लेबल्स दोनों, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, पब्लिक का क्या मतलब है, ये सारा कुछ हायरार्किकल और बहुत कुछ है। यहाँ पे नीचे देखते जाएं, ये मैं जो ढूंढ रहा था वो देखें, वो यहाँ पे लिखा है शो इन रेस्ट, उसका मतलब ये है जी, यहाँ पे पढ़ें और इसको ज़हन में ले सकते हैं। सही जी, डिटेल में इसको पढ़िएगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जो नहीं बताई वो यहाँ से, या जो आपको भूल जाए वो यहाँ से देख लीजिएगा। वर्डप्रेस का ये, इसका मैं लिंक यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं अपनी जाके लाइव वीडियो में कमेंट कर देता हूँ इसको। ये नहीं, ये लिंक भी मैंने इधर कमेंट कर दिया, कोड आप यहाँ से उठाएंगे और यहीं से आप इसको एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। चलें जी, अब मैंने कोड कर दिया, शायद मैंने पेज को सेव किया कि नहीं किया, नहीं किया जी। पेज को सेव करते हैं और ठीक है, ये आर्गुमेंट्स की अरे हमने इधर तक पहुंचे थे। आर्गुमेंट्स की अरे है, ऊपर लेबल्स की अरे थी और रजिस्टर पोस्ट टाइप का फंक्शन है, आर्गुमेंट्स इसको पास कर दी, आर्गुमेंट्स की अरे इसको पास कर दी, लेबल की अरे आर्गुमेंट्स में आ गई थी और आर्गुमेंट्स की अरे को हमने ये रजिस्टर पोस्ट टाइप में पास कर दिया। और रजिस्टर पोस्ट टाइप पहला नाम लेता है और फिर उसके बाद आर्गुमेंट्स लेता है, और फिर ऐड एक्शन वही है, फंक्शन का नाम इसको दे दिया गया और इनिशियलाइजेशन पे इसको हुक कर दिया गया। पेज को एग्जीक्यूट करते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिएगा जी रेसिपीज आ चुकी हैं यहाँ पे, ऑल रेसिपीज, ऐड न्यू रेसिपीज, कैटेगरीज, टैग्स, इसकी भी कैटेगरीज हो सकती हैं, जो कुछ भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके साथ भी ऐड न्यू रेसिपी, चलते हैं ऐड न्यू रेसिपी पे, यहाँ पे इसको पब्लिश करते हैं। एक रेसिपी हमने ऐड कर ली है, जो इसको पढ़ेगा ना उसको समझ में आ जाएगी, वो बहुत ही खूबसूरत और उम्दा किस्म की रेसिपी बनेगी, लेकिन इसको समझना मुश्किल है। ये देखिए ऊपर रेसिपी आ रहा है, लेबल्स बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, टाइटल और ये सब कुछ। यहाँ पे भी अगर हम ऐड न्यू रेसिपी लिखना चाहें तो सिंपली यहाँ पे जाएं, कहाँ है ऐड न्यू की जगह हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐड न्यू, सॉरी ई भी लिखना। चलें जी, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखें यहाँ पे भी ऐड न्यू रेसिपी आ रहा है, यहाँ पे भी ऐड न्यू रेसिपी आ रहा है, लेबल्स हैं जस्ट, और कुछ नहीं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बाकी काम हम कल करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। आज आपका टास्क ये है कि ये सारे कोड को आप भी कॉपी कीजिएगा, एग्जीक्यूट कीजिएगा, लेबल्स को चेंज कीजिएगा, अपनी मर्जी से मॉडिफाई कीजिएगा। शुरू हो गया ना, देखिए बंद कर दी थी गोली दी थी पैनल, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੀ ਘਟਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ओ भाई आपस में बातें नहीं करो।
आप लोग दुकान पे बैठे होते हैं, साथ में ग्राहकों को भी डील कर रहे होते हैं, साथ में हमें भी डील कर रहे होते हैं। जी तो क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं जी। जी कोई क्वेरी नहीं है, हम आगे चलें। शजील साहब तशरीफ ला चुके होंगे, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कर सकते हैं। सर अब आप डांटेंगे लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आई हम ये सारा काम कर क्यों रहे हैं। बहुत शुरू में मैंने डिटेल में बताया, वर्डप्रेस सिर्फ कंटेंट को मैनेज करता है, तो डिफरेंट तरह का कंटेंट हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स भी ऐड की जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो जॉब्स ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है rosie.pk की तरह, mustaqbil.com की तरह, उसमें जॉब्स ही होती हैं। तो वर्डप्रेस में वो जॉब्स को कैसे मैनेज करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे जॉब्स की एक कस्टम पोस्ट टाइप बनेगी। इसी तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसकी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो बेचती है, जो काम करती है, वो रेसिपीज का काम करती है, बुक्स बेचती है, मूवीज बेचती है, और इस तरह का कोई और प्रॉपर्टीज बेचती है, तो कोई भी ऐसे काम करती है, तो वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे कैसे ऐड होंगी। तो देखें ना, वर्डप्रेस में तो प्रॉपर्टीज नहीं है, वर्डप्रेस में तो जस्ट पोस्ट की जा सकती हैं। एडमिन पैनल में यहाँ तो जस्ट पोस्ट की जा सकती हैं। तो अगर कोई एक शेफ है बहुत अच्छा उम्दा, वो अपनी रेसिपीज यहाँ पे ऐड करना चाहता है, तो वो कैसे होंगी, उसकी पोस्ट भी हो सकती है, वो ब्लॉग भी बनाना चाहता है, वो सारी चीजें अलग अलग कैसे ऐड होंगी। यहाँ पे अपनी ब्लॉग और न्यूज और वो सारा कुछ ऐड कर सकता है, अपने बारे में बता सकता है कि जनाब मैं ये खाना बना रहा हूँ नारान की पहाड़ियों पे बैठ के, ये आपके लिए एक दुम्बा रोस्ट कर रहा हूँ। और दुम्बा तो जाहिर है पोस्ट में नहीं जाएगा ना, वो तो यहाँ पे रेसिपीज में जाएगा। तो अगर वो अपनी न्यूज और जो खबरें हैं, नारान जाना और दुम्बे को रोस्ट करना, दोनों तरीके यहाँ पे डाल देगा, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। जब वो बाद में दुम्बों को अलग करना चाहे और साथ में अपने उसको खबरों अपनी नारान जाने को और अपने इस्लामाबाद के और अपने कराची के ट्रिप को अलग करना चाहे, तो वो अलग नहीं हो पाएंगे। फिर प्रोग्रामेटिकली ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नारान जाने में तो चाहिए होंगी, लेकिन दुम्बे रोस्ट करने में बहुत ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होंगी उसको, वो सारी यहाँ पे मैनेज होंगी। उसकी कोई बुक्स भी होंगी, तो वो बुक्स भी ऐड करना चाहता है, तो वो बुक्स के लिए वो यहाँ पे जाके ऐड कर लेगा। उसकी कोई और चीज़ भी है, वो कहता है जो मुझे अपने साथ ऐसे लोग चाहिए जो काम करते हो, तो वो कहाँ पे वो ऐड करे, जॉब्स ऑफर करे, तो यहाँ पे इस तरह की एक पोस्ट टाइप आएगी, यहाँ पे जॉब्स लिखा हुआ आएगा, वो जॉब्स भी यहाँ से ऐड कर पाएगा। फिर आस्ता आस्ता हम देखेंगे फ्रंट एंड पे यहाँ पे जॉब्स लिखा होगा कि जॉब्स अगर कोई ऐड, अगर उसकी रेसिपीज देखना चाहते हैं यहाँ पे आएंगी, अगर उसकी ब्लॉग, उसकी खबरें, उसके लाहौर कराची के ट्रिप्स देखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे नजर आएंगे। तो इस तरह यहाँ पे पेजेस बनेगा, ये सारा कुछ डिस्प्ले होगा। अभी तो हमने कस्टम पोस्ट टाइप बनाई है। सर ये कैटेगरीज ऐड करके ना यहाँ पे शो हो सकता, पोस्ट के अंदर ही हम कैटेगरीज रेसिपी, थोड़ा सा वक्त दें, इंशाल्लाह ये सारा कुछ होगा। अभी देखें ये कैटेगरीज यहाँ पे लिखी हुई तो आ रही है ना, ये कभी ना कभी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं कि बुक यहाँ पे ऐड करते हैं, रेसिपी वहां पे ऐड कर दे, तो हम बुक और रेसिपी की कैटेगरी बना के उसके अंदर पोस्टें डालते जाए, तो वो उस तरह भी तो हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका बनाने का क्या फायदा है? मैं यही तो कह रहा हूँ, अपने इस आंसर को थोड़ा सा सोचिएगा और इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, फिर आपको लगेगा कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ नहीं, ये गलत है। जी, सही तरीका यही है जो हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी रेसिपी की भी तो कैटेगरी हो सकती है ना, रेसिपीज की कैटेगरीज होती हैं कि नहीं होती? होती हैं सर, होती हैं। आप मीठा भी बनाना चाहते हैं, आप नमकीन भी बनाना चाहते हैं, आप चावल की रेसिपीज अलग होती हैं, मटन की रेसिपीज अलग होती हैं, फिर आप गोश्त की और सब्जियों की रेसिपीज अलग होती हैं। तो ये आप चाहते हैं कि सब रेसिपीज की कैटेगरीज हो, आपकी बुक्स की कैटेगरीज हो। तो अगर आप यहाँ पे पोस्ट के अंदर कैटेगरीज कर देंगे, पोस्ट की कैटेगरी के ये नारायण जाने वाली पोस्ट है, मेरी ट्रैवलिंग पोस्ट है, या मेरी ये रेसिपीज की पोस्ट है, या मेरी बुक्स की पोस्ट है, तो फिर बुक्स की इटसेल्फ जो कैटेगरीज होंगी वो कहाँ जाएंगी? वो सारी कैटेगरीज आपस में मैच हो जाएंगी। यहीं पे सारी चीजों को मैनेज करेंगे ना, तो वो सारे खिचड़ी बन जाएगी, और फिर खिचड़ी खाना मुश्किल हो जाएगी वो वाली, क्योंकि मुमकिन है कि वो उसमें नमक ज्यादा हो जाए या मिर्च ज्यादा हो जाए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सब कैटेगरी भी बन सकती है। बनाए ना, मैंने कहा बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, चीजें एक ही पेज पे सारी चीजें मैनेज करेंगे तो मुश्किल हो जाती है। जब आपके पास कंटेंट ज्यादा सा हो ना, फिर जब आपने 2-4 चीजें लिखनी हो तो वो आप हाथ पे भी लिख के ले जाते हैं, बुक का पेज भी नहीं फाड़ते,
सही जी। और अगर आपने बल्क में चीज़ें लिखनी हो तो फिर आप हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग रखते हैं। ओके सर, ठीक। सही है जी। जी सर। चलें, और कोई क्यूरी है? जी शजील साहब मौजूद हैं? सर इन्हें डिफिकल्टीज ये लगा है कि इन्होंने एडमिन पैनल पे कभी काम नहीं अस्सलाम किया ना। वालेकुम जी सर। सर आपको हैंड ओवर करते हैं जी। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है भाई, ठीक हो? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक बात वेरी रह गई गुड। मेरे से, वो एक तो फीडबैक वाली बात चल रही थी, फीडबैक लेना, नया फॉर्म आया हुआ है, वो आप कर देंगे अनाउंस? मैं कर देता हूँ, वो मेरे ख्याल से पोस्ट की हुई है, सॉरी व्हाट्सएप में है मेरे ख्याल लिंक, मैं देखता हूँ, मैं कर देता व्हाट्सएप पे मैसेज ही आया, मुझे भी आया, वो आपके पास भी होगा। हूँ। और जी मैं दूसरी कर बात ये थी कि वो जो आपने अनाउंस किया था, इन लोगों ने वो वीडियो बनानी थी, वो किसी ने बनाई है जी भाई? एक ने बनाई है, मुझे जो इनबॉक्स मिला है सिर्फ एक बंदे ने बनाई है, बाकी कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो ये अच्छी बात नहीं है यार, आप लोग अगर फीडबैक देना चाहते हो तो बेस्ट वे यही है कि आप वीडियो बनाकर सेंड करो, हमें बहुत ज़रूरत है उसकी। आपकी मशहूरी हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, सब देखेगी भी लाहौर में, तो लोग, पाकिस्तान में तो कम से कम आपको देखेंगे। तो कुछ ना कुछ बनाओ, वीडियो बनाना कौन सा मुश्किल है, अच्छी बुरी एक दफ़ा एक्सपीरियंस तो करो। चलें सर, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया सर। एक मिनट यार, ये ना, अच्छा, तो दो चीज़ें सर ने बताई हैं वो मैं अभी अनाउंस करता हूँ। उससे पहले मुझे ये बताओ कि कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? कोई क्वेश्चन नहीं है? हम्म, नहीं सर। मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें ठीक है जी। ओके, सो सर एप्लीकेशन हो गई, इसके बाद आप क्या करेंगे? कौन सी एप्लीकेशन? एप्लीकेशन जो डेवलप कर रहे थे, इसके बाद कुछ करवाएंगे? वो जो न्यूज़ एपीआई वाली कर रहे थे, जी सर। हाँ वो हो गई है, उसके बाद कुछ करवाएंगे, मगर पहले तो मुझे मेरी असाइनमेंट का बताएं कि मैंने जो काम दिया था वो कहाँ तक पहुँचा है, पहले तो मुझे उसका पता चले ना। ठीक है जी, मेरे कर रहे हैं मतलब सर की भी अभी। बात करें, मेरे मतलब की भी बात करें, अपने मतलब की बात ना करें, कुछ मुझे भी बताएं ना। हम्म, तीन तीन पेजेस हो गए। शर्म शर्म शर्मा रहे हैं सब वीडियो बनाते हुए। हाँ जी, वीडियो बनाना ना बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, स्पेशली अपने आप को जो पहली दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा है और कैमरे में आ रहा है, उसके लिए वाकई में ये मुश्किल काम है। मगर अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये एक अच्छा जो है ना वो एक्सपीरियंस होगा। स्पेशली वो लोग तो ज़रूर करें जिनके पास अच्छे रिव्यूज़ हैं, जो अच्छा बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंट हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड कर दिया, मैं आप पहले तो आपको उसका नाम बताता हूँ और फिर मैं आपको ना वीडियो भी दिखा देता हूँ, उसने जैसी सेंड की है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है यार, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैसेजेस मुझे काफ़ी आए हुए हैं, ढूंढना पड़ेगा मैसेज, हाँ ये मिल गया। सर मास्क पहन के बना लेते हैं। मास्क पहन के क्यों बनानी है यार, ये तो गलत बात है ना। सर जिनको शर्माहट आ रही है। हाँ, जो शर्म आ रही है जिनको, भाई मास्क लगा के बना लो। ऐसी भी क्या शर्माहट है भाई, जहां पर आपको शर्माना चाहिए वहां पर आप शर्माते नहीं हैं, यहाँ पर आपको शर्माना नहीं चाहिए, यहाँ पर आप शर्माते हैं। सही है। सर मसला ये है ना कि वीडियो काफी लोग देखेंगे, तो ये असल इश्यू है कईयों का ना। ओए होए होए, तो फीमेल्स अगर हों तो फिर तो समझ में आती है कि यार चलो वो शर्मा रही हैं, चलो बनता है उनका, ठीक है। जो मेल हैं वो क्यों शर्मा रहे हैं? अच्छा ये देखो, ये वीडियो है मोहम्मद राशिद ने सेंड की है, पता नहीं लेक्चर सुन रहे हैं या नहीं। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाना इस वजह से चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा ना अंदाज़ा हो कि ये वीडियो उन्होंने किस तरह से बनाई है, सिंपल सा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ये देखें। मैं क्लिक करता हूँ, प्ले करता हूँ। अच्छा वॉइस नहीं आ रही, एक मिनट। हम्म, अस्सलाम वालेकुम।
यार ये क्या है? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और मैं ज़िला कसूर से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज से कुछ 2 महीने कबल फेसबुक स्क्रॉलिंग के दौरान मुझे NFTP का फॉर्म नज़र आया, पेज नज़र आया, जहाँ पे NFTP वाले उन लोगों को फ्री में फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग्स दे रहे थे जो बेरोज़गार थे, जिनके पास कोई कारोबार नहीं था। तो मैंने उस फॉर्म को फिल किया और NFTP वालों को वो फॉर्म सबमिट कर दिया। अल्लाह के फजल से मेरा वो फार्म मेरी वो दरख्वास्त जो मैंने NFTP वालों को दी थी वो अप्रूव हो गई और मैंने फ्रीलांसिंग के साथ वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स ज्वाइन किया। तो कोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा हेल्प हमारे उस्ताज़ा ने की, जिन्होंने हमें फ्रीलांसिंग के तमाम रमूज़ औक़ाफ़ सिखाए और हम लोगों को पता चला कि असल में फ्रीलांसिंग चीज़ क्या होती है और हम लोग इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। साथ में सर कैसर ने हमें वेब डिज़ाइनिंग का वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाया और सर शाजील अफसर साहब ने हमें फ्रीलांसिंग के हवाले से बहुत अच्छा गाइड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम घर में बैठ के रोज़गार कमाने के काबिल हो चुके हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ टीम NFTP का और अपने उस्ताज़ा का, जिन्होंने हमें घर पे रहते हुए बहुत अच्छा माहौल फ़राहम किया, हमें तालीम दी और हम लोगों को जो कि बेरोज़गार थे सीखने का मौका दिया और सिखाया हम लोगों को। हम लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद 40 से 50 हज़ार माहाना कमाने के काबिल हो चुका हूँ, मुझे आर्डर्स आ रहे हैं। तो मैं अपने तमाम दोस्तों को, तमाम देखने वालों को रिकमेंड करूँगा कि NFTP के मज़ीद आने वाले कोर्सेज़ को ज्वाइन करें, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएं और घर पर बैठकर पैसे कमाना शुरू कर दें। जज़ाकल्लाह टीम, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ टीम NFTP का और अपने उस्ताज़ा का। जज़ाकल्लाह। तो अंदाज़ा हुआ जी कि किस तरह की वीडियो बनानी है। दिखाने का मकसद यही था, आप लोगों को थोड़ा सा ना पता चल सके कि किस तरह से ये उन्होंने वीडियो बनाई है। जैसे इस तरह से आपने फॉर्मेट फॉलो करके आपने बना देनी है। मुझे स्क्रीन स्टॉप करने दें। स्टॉप करने के बाद और मैं आपको जो है ना व्हाट्सएप पे जो अनाउंसमेंट आई हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या अनाउंसमेंट आई है। दूसरे नंबर पर एक और चीज़, आपने जब वीडियो बनानी है तो आपने बेसिकली ई रोज़गार की, अगर आप स्टूडेंट हैं ऑलरेडी तो आपने ई रोज़गार का जिक्र नहीं करना है। इस दफ़ा आपने NFTP का करना है, बिकॉज इस दफ़ा आप NFTP से ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है जी, दूसरा ये चीज़ कंफर्म हो गई। तीसरे नंबर पर जब आपने सक्सेस वो अपने ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन शेयर की थी, वहाँ पर आप लोगों ने एक और चीज़ प्रोवाइड करनी है, वो मुझे पूछ लेनी चाहिए थी मगर मैनेजमेंट ने अब इन्फॉर्म किया है कि वो चीज़ भी आप लोग ले लें स्टूडेंट से। तो वो चीज़ है जनाब आपकी फ़ोटो। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने सक्सेस स्टोरी या अपना ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है तो वहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स भी शेयर कर दें। कुछ स्टूडेंट से उन्होंने मैनेजमेंट वालों ने ले ली हैं पिक्चर्स, कुछ स्टूडेंट से लेनी है। तो इसका मतलब है कि आप लोग ना ज़रा देख लें कि अगर आपने सबमिशन करवाई हुई है उस फॉर्म के अंदर तो आप लोग ना पिक्चर्स अपनी मैसेज कर दें। अगर फीमेल हैं तो बेशक आप बता सकती हैं कि मैं शेयर नहीं करना चाहती, मगर मेल अगर आप करना चाहती हैं तो फिर आप कर भी सकती हैं। मगर अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली मैं तो यही समझता हूँ फिर ही सक्सेस स्टोरी शेयर होगी, अदरवाइज बिकॉज पोस्ट नहीं बनेगी। तो आप लोगों को वो सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करनी है। ये चीज़ हो गई। और क्या था, अच्छा मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट्स देख लूँ जो ग्रुप के अंदर आई हुई हैं ताकि कोई मिस ना हो जाए। और क्या चीज़ थी, अच्छा जी फीडबैक के लिए जो है ना वो एक फॉर्म आया हुआ है, वो फीडबैक आप लोगों ने फिल करना है। वो फिल कब करना है, वो अभी कर लें मेरे ख्याल से इंश्योर। हाँ ये अभी फिल कर लें, मैं चैट के अंदर इसको सेंड कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी ना भूलें मैं भी ना भूलूँ। कहाँ है जी आपकी चैट चैट ये ये ले जी ये जो URL है वो आपकी चैट के अंदर मैंने सेंड कर दिया है, इसको ओपन करें और फॉर्म को फिल कर दें। मैं भी फॉर्म आपके सामने बल्कि अपने पास फुल कर लेता हूँ फिल। ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपके पास फुल नेम है, दूसरे नंबर पर आपके पास CNIC है, तीसरे नंबर पर ईमेल एड्रेस है, फोर्थ नंबर पर प्लीज सिलेक्ट योर डोमेन है। टेक्निकल 2 के स्टूडेंट हैं आप जी। फिर तीसरे नंबर पर आपके पास जी आर योर लेक्चर्स इंटरेक्टिव, यस
या नो, जो भी आपको लगता है वो आपने चूज करना है। डू यू अंडरस्टैंड द स्किल्स कोर्स कंटेंट बीइंग टॉट टू यू, यस या नो के अंदर आंसर है। फिर उसके अलावा आर योर कोर्स इज योर कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस, आर योर कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन, ओके एनीवे, आर योर कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्ड इन टाइमली ड्यूरिंग और आफ्टर क्लास, क्या आपके क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, यस नो। फिर उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन है ना वो लाजमी तौर पर कर दें। अगर आप मैनुअली कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे उसकी भी फील्ड जो है वो बनी हुई है, उस हिसाब से उसको आप लोग कर सकते हैं। तो ये काम ठीक हो जाएगा, ये अभी कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज बाद में तो करना ही करना है आपने। अच्छा, जिन्होंने पहले कर दिया जी वो अब ना करें, मतलब ये मेरे ख्याल से इस वीक का है या लास्ट वीक का है, ये भी मुझे कंफर्म नहीं है, मगर आप लोग इसको देख लें। और पिक्चर्स वाला हिसाब भी आप जो है ना वो कर लें। इमरान शाहिद इकबाल बला बला। इमरान शाहिद इकबाल, मैं म्यूट कर रहा हूँ, ये कौन है भाई? म्यूट ऑल, म्यूट। अच्छा जी, अच्छा जी। और अब हम नेक्स्ट क्या था हमारा, हमने फ्लटर को स्टार्ट किया, न्यूज़ ऐप बना ली, कोड मैंने पुश कर दिया, असाइनमेंट मैंने आपको दे दी। उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना फिर नेक्स्ट मैं आपको एक और टॉपिक फ्लटर के अंदर ही करवाता हूँ कि एक और चीज़ हमने कैसे हैंडल करनी होती है, ताकि आपको मज़ीद उसके बारे में समझ आ सके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। फ्लटर में ना हमने वो सीख लिया सर, अब हमें आज ना रिस्पॉन्सिव और इंटरेक्टिव करना बता दें कि डिफरेंट डिवाइसेस पे किस तरह चले, क्योंकि हमें फ्रंट एंड बनाना भी आ गया, लेकिन ये ज़रूरी है इसके साथ कि डिफरेंट डिवाइसेस किस तरह कंपेटिबल हो, मोबाइल पे, स्मॉल स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे, इस तरह ये ज़रूरी है मेरे लिहाज से। बाकी आप अच्छा देख लें। ठीक, रिस्पॉन्सिवनेस का आप कह रहे हैं जी, मैं वो देखता हूँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे करना है। ठीक है, एक और चीज़ जो मिसिंग है ना वो अभी तक, वो स्टेट मैनेजमेंट है। फॉर एग्जांपल स्टेट जो है वो कैसे हैंडल करनी है। स्टेट से मुराद ये है कि यूज़र जब इंटरेक्ट करेगा, तो स्टेट मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट ना आपको बेसिकली मैंने देना है, मगर उससे पहले अगर आप कहते हैं तो मैं आपको रिस्पॉन्सिवनेस वाला जो है ना वो बता दूंगा कि रिस्पॉन्सिवनेस कैसे हैंडल करनी है, कि स्मॉल स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन, और उसके हिसाब से जो यूआई है वो कैसे चेंज करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और अच्छा ये लें जी, ये शेयर कर दी है स्क्रीन, और ये आपकी चैट जो है मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें कि मैंने ना एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, उस टेम्पलेट के अंदर जो है ना वो सारा रखा हुआ है, यूआरएल्स रखे हुए हैं। मैं वो यूआरएल्स आपको दिखाता हूँ, उस यूआरएल में से कुछ जो है ना वो जो बने हुए फॉर्म्स हैं वो दिखाता हूँ, जो मैंने फ्लटर के अंदर बनाए हुए हैं। ठीक है, उन फ्लटर के फॉर्म्स को देखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो कैसे हो रही है। रिस्पॉन्सिवनेस सबसे पहले तो, अगर किसी को नहीं पता, रिस्पॉन्सिवनेस से ये मुराद है कि अगर स्क्रीन जो है वो आपकी छोटी है, नैरो है, विड्थ छोटी है, तो जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस हैं तो वहाँ पर स्क्रीन जो है वो किसी और तरह से लोड होनी चाहिए, और अगर आपकी स्क्रीन जो है वो बड़ी है तो उस पर जो स्क्रीन है, जो आपका व्यू है वो और किस्म का होना चाहिए। तो उसको लेकर ये बेसिकली ना कुछ एग्जांपल्स बनाई हुई हैं। इन एग्जांपल्स को पहले तो मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर्म 1 पे क्लिक करूँ तो ये फॉर्म ना सारा फ्लटर के अंदर बना हुआ है, सारा व्यू फ्लटर के अंदर बना हुआ है, और इसके अंदर आप देखें कि ये रिस्पॉन्सिव भी है। रिस्पॉन्सिव से मुराद ये है कि जब मैं इसको स्क्रीन साइज को एडजस्ट करूंगा, जैसे मैं इसको अगर इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ तो ये जब नैरो होता है तो इस तरह से है, और जब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस तरह से। एक आइडिया तो इससे आपको ये मिल रहा है कि बेसिकली इसमें आप एक जो विड्थ है अपनी फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, एक इशू तो ज़रूर नज़र आ रहा है, ये जो गूगल वाला बटन है वो थोड़ा सा क्रॉप होता हुआ नज़र आ रहा है।
क्लिप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें चलें वो तो फिक्स किया जा सकता है, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फ्लटर के अंदर जो है वो डिफरेंट विजेट्स। सर ये इसका फेसबुक और गूगल का आइकन कैसे दिया है बटन में? हाँ, ये भी मैंने आपको नहीं बताया, मगर इसमें बेसिकली ना आपके पास pub.dev का तो मैंने आपको बताया है ना। जी जी। pub.dev के ऊपर जाकर ना आप एक प्लगइन कर लें फॉन्ट ऑसम की। अच्छा, फॉन्ट ऑसम ऑसम से ना एक, वही उसके वाला है बूटस्ट्रैप में भी जो यूज होता है। हाँ जी, वो बिल्कुल फॉन्ट ऑसम जो है ना उसी के रिलेटेड ये प्लगइन बनी हुई है। और बड़ा सिंपल एक लाइन का कोड है, आपने एक लाइन का कोड ऐड करना है और आपकी जो कोई भी आइकन्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर ये जो लाइन है, यहाँ पर मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। ये सारी वाली ऊपर वाली चीज़ें बेशक आप इग्नोर कर दें, ये वेब के रिलेटेड बताया हुआ है कि वेब में कैसे सेटअप करना है, बट कोड सैंपल यहाँ पर दिया नहीं हुआ, तो इसमें हम जाकर देखते हैं सैंपल। यार ये सिंपल सा कोड है, मैं आपको यहाँ पर ही दिखा देता हूँ। ये देखो फॉन्ट आइकन, और आइकन के अंदर आपने देना है फॉन्ट ऑसम डॉट फेसबुक। लो जी, आपका फेसबुक का आइकन आ जाएगा। आपने गूगल देना है तो गूगल का आ जाएगा। कंट्रोल+डॉट करेंगे तो वो आपको सजेशंस वगैरह भी देता है कि कैसे उसको करना है। बाकी रेपोजिटरी पे जाकर भी आप इसके सैंपल देख सकते हैं कि किस तरह से उसने किया हुआ है। बड़ा सिंपल है यार। इसमें ये एग्जांपल्स में जाएं, यहाँ पर ये कोड लिखा होगा CSS एग्जांपल, CSS पता नहीं क्या। चलो खैर इसको छोड़ते हैं, मगर ये सैंपल ना कोड जो है वो बड़ा सिंपल है। इधर दिया नहीं हुआ, मगर मैं एप्लीकेशन में आपको ओपन करके दिखा दूंगा। अच्छा, ये हो गया। अब देखते हैं कि इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है। दी हमारे पास ना एक विजेट मौजूद है, वो है लेआउट बिल्डर फ्लटर। तो लेआउट बिल्डर ना आपको जैसे जैसे आप स्क्रीन को नैरो करते जाएं या जब एक्सपेंड करते जाएं तो वो आपको ना उसका साइज बताता जाता है। तो आप जब साइज आपके पास आ रहा है तो आप उस हिसाब से जो विजेट है वो रिटर्न करवा लें। कि फॉर एग्जांपल अगर नैरो स्क्रीन है तो आप मोबाइल व्यू लोड करवा लें। अगर आपके पास बड़ी स्क्रीन है तो आपके पास आप हॉरिजॉन्टल लिस्ट वाला जो है ना हॉरिजॉन्टल व्यू वो करवा लें। इसको प्रैक्टिकली भी किसी दिन मैं करके दिखा दूंगा, मगर एग्जाम्पल यही है। अच्छा, यहाँ पर ये अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें तो ये आपके पास सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है। और मैं मेक श्योर कर लूँ कि मैंने ऑडियो शेयर की है कि नहीं की, फिर मैं आपके साथ ये वीडियो भी प्ले कर देता हूँ। तो ये देखें, ये आपके पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। इस डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास बताया हुआ है कि लेआउट बिल्डर क्या करता है। लेआउट बिल्डर जिस तरह से बाकी विजेट्स हम यूज़ करते आ रहे हैं, ये आपके पास एक बिल्डर मेथड रिटर्न करेगा। उसके अंदर आपके पास विड्थ और हाइट आ रही होती है जैसे जैसे आप स्क्रीन का साइज नैरो वगैरह करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, और उस हिसाब से फिर आप कंडीशंस वगैरह लगाकर आप अपना व्यू जो है वो दिखा सकते हैं। मैं इसको प्ले करता हूँ। Ever found yourself writing a build method and wished you could know how big your widget was going to be before you decided how it would look? Well, Layout Builder can help. Its builder function has parameters for build context and the incoming box constraints. Those are the valid width and height ranges for the widget. Your build logic can check those constraints. ये देखें यहाँ पर ना इसमें ये जो बिल्ड मेथड है आपका, वो तो आपको पता ही आप यूज़ करते आ रहे हैं। स्टेट के अंदर या आपके जो स्टेटलेस पीरियड होता है उसके अंदर बिल्ड मेथड होता है, उसके अंदर आपने रिटर्न करवा लेना लेआउट बिल्डर आपके पास बिल्डर लेता है, और बिल्डर आपके पास एक एनोनिमस फंक्शन ले रहा है जिसमें कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और कॉन्टेक्स्ट हैं। और कॉन्स्ट्रेंट के अंदर आपके पास मैक्सिमम विड्थ का फंक्शन पैरामीटर आ रहा है कि इस वक्त आपकी मैक्सिमम विड्थ क्या है। उस पर आप कंडीशनिंग लगा दें, इफ़ less than 600 then do this, else if constraint is less than equal to constraint dot max width is less than equal to 900 then do this। रिटर्न करवाते जाना है आपने विजेट्स को बस। And then make smart decisions about how to compose itself. ये देखें आपके पास ये कह रहा है कि जब आपके पास ये लेस देन 600 हो तो 1 कॉलम लेआउट लोड करवा लो। ये आपने अलग से विजेट बना लेना है, और अगर ये विड्थ उससे ज़्यादा हो तो आप 2 कॉलम लेआउट बना लो।
For more info on Layout Builder and all the other Flutter widgets, head to flutter.io. ये इस तरह से ना, ये बाय द वे इनकी कंप्लीट ना सीरीज है, फ्लटर विजिट ऑफ द वीक। विजिट ऑफ द वीक अगर आप सर्च करेंगे तो इन्होंने 100+ विजिट्स जो है ना कवर किए हुए हैं गूगल ने ऑफिशियली। यूट्यूब फ्लटर विजिट ऑफ द वीक, तो ये 90 विजिट्स इन्होंने जो है ना कवर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। Apps made with Flutter, the open source mobile SDK. आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप अगर इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा विजिट्स जो है ना सीखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसमें काम किया हुआ है। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। सर अगर हम मीडिया की यूडीसी करें, हमें फिर भी ये लेआउट डॉट बिल्डर लगाना पड़ेगा कि नहीं? मीडिया क्यूरी तो आपको ना बेसिकली रिटर्न करती है विड्थ और हाइट, ठीक है, मगर जो लेआउट बिल्डर है ना वो उसके अंदर आप कंडीशनिंग करके आप बेसिकली रिटर्न उस हिसाब से कर रहे हो अपना व्यू। और जैसे जैसे अब आपको ना बेसिकली अगर आप मीडिया क्यूरी से करोगे तो आपको मैनुअली हैंडल करना पड़ेगा कि कब स्क्रीन जो है नैरो हुई, कब एक्सपैंड हुई। लेआउट बिल्डर ये करता है कि जब स्क्रीन नैरो होती है तो आपका कोड ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है। जब आप मीडिया क्यूरी से करेंगे तो फिर वो स्टेट मैनेजमेंट आपको किसी और तरीके से करनी पड़ेगी। अगर आप इस विजेट को यूज करेंगे तो वो बेसिकली आपको ट्रिगर कर देगा हर टाइम जब एक पिक्सल भी कम होगा ना, तो वो ये आपका जो बिल्ड मेथड है उसका, सॉरी जो बिल्डर आपने स्पेसिफाई किया है वो ट्रिगर होगा और आप फिर उसके अंदर जो भी काम करना है कर सकते हो। सर इसके लिए फिर हमें, जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक ग्रिड बनाया है, उसमें हमारे 4 कार्ड्स लगे हुए हैं, जी ठीक है, तो सर फिर हम एक हॉरिजॉन्टल के लिए बनाएंगे और एक वर्टिकल के लिए बनाएंगे, डबल बनेंगे विजिट्स, 2 फाइल्स बनेंगी एक और नहीं वो देखो ना, अगर आपने ग्रिड यूज किया है तो ग्रिड के अंदर आपने पैरामीटर एक और, वैसे मैंने ग्रिड करवाया नहीं है आपको, जब अगर आपने ग्रिड व्यू यूज किया है या ग्रिड लेआउट यूज किया है तो उसके अंदर आपके पास ना पैरामीटर होता है कि आपने कितने कॉलम्स शो करवाने हैं। तो मैं यहाँ पर ना आपको ब्लैंक स्क्रीन के अंदर करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये होगा। जैसे ये स्क्रीन है, यहाँ पर थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं। ये देखें जी, लेट्स सपोज हमारे पास ये न्यूज़ वाले कार्ड शो हो रहे हैं। क्योंकि ये लार्ज स्क्रीन है, डेस्कटॉप है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर ना हम 4 कॉलम्स दिखा लेते हैं। ये देखें जी, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसी तरह से न्यूज़ नीचे आती जाएंगी। ये ग्रिड व्यू है और ग्रिड व्यू के अंदर न्यूज़ इस तरह से मैंने सोचा है कि मैं दिखाता रहूंगा, ठीक है। और ग्रिड व्यू ना पैरामीटर लेता है कि कितने कॉलम्स दिखाने हैं। अब लेट्स सपोज आपने यूज किया है, इसमें थे 4 कॉलम्स, आपने यूज किया है क्या, आइटम बिल्डर, और जब आपकी स्क्रीन नैरो होगी तो आप इस पैरामीटर को लेट्स सपोज आप 600 पे कर दो 1, 600 पे आप कर दो 1, इसको जो ग्रिड व्यू है उसको 1 पास कर दो, और जो आपके पास 900 है लेट्स सपोज उस पे आप 4 कर दो, 900 पे आप कर दो जी 4, 1200 सॉरी 900 पे आप ऐसे करो 3 कर दो, और 1200 या उससे अबव पे आप कर दो कितना 4। तो अब क्या होगा, जब आप नैरो करोगे, जब वो 600 से कम होगी या 600 से इक्वल या कम होगी तो वो क्या होगा, एक कॉलम में शो होना शुरू हो जाएगा। और जब ये आपके पास होगा 900 से अबव तो ये 3 होने शुरू हो जाएंगे। तो आपने चेंज क्या किया, आपने सिर्फ ये चेंज किया कि आपने इस नंबर को डायनेमिक कर दिया लेआउट बिल्डर के अंदर विड्थ की ब्रेक पॉइंट्स की बेस पे, ठीक है, समझ आई? जी सर। हाँ बिल्कुल इस तरह से कई दफा आपको कोड रिपीट करना पड़ सकता है, मगर उसका भी टेक्निक है कि उसमें भी आप रीयूज करोगे। आप अगर आपने डुप्लीकेट किया भी है तो आपने वो वाली चीजें डुप्लीकेट करनी है जिसपे आप डिपेंडेंट हो मल्टीपल व्यूज दिखाने के लिए। और अगर आप उसको रीयूज करोगे, मतलब सारा कोड आपने लॉजिक अगर आपने मल्टीपल टाइम लिखनी है तो फिर फायदा ही नहीं हुआ ना उसका, फिर तो हम वैसे ही ठीक थे। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोड दोबारा से लिखना पड़ेगा। सर मुझे बस थोड़ा सा ये बता दें, आखिरी मुझे समझ आ गई, मैंने पहले भी इसको मैंने गूगल किया है, पढ़ा है मैंने इसके बारे में। मुझे अब मैंने जो है ना
एक स्क्रीन जो जहाँ से रन करते हैं वहाँ पे मैंने सिर्फ बाकी अलग-अलग विजेट्स बनाए हुए हैं डिफरेंट क्लासेस। ग्रिड की मैंने अलग बनाई है, ग्रिड के नीचे बॉटम रो है, वो स्लाइडर हॉरिजॉन्टल मैंने वो भी अलग से बनाई है। तो लीस्ट व्यू बिल्डर मैं किधर अलग-अलग फाइल्स में करूँ या जहाँ पे दोनों को मैं कॉल कर रहा हूँ विजेट्स को उधर करूँ? मुझे ना यूज केस की बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आई, मगर एक और तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। हमने न्यूज वाली ऐप बनाई थी, जी सर। ठीक है। लेट्स सपोज ये न्यूज की लिस्ट है, जी। ये न्यूज की लिस्ट है, और इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि जब यूजर इसके ऊपर टैप करेगा ना, जी, इस कार्ड के ऊपर टैप करेगा तो मैं नई स्क्रीन दिखा दूंगा, और वो स्क्रीन होगी इसकी डिटेल स्क्रीन, जिसके अंदर बेसिकली मैं इमेज दिखाऊंगा कि वो इमेज कौन सी है, और इमेज के नीचे मैं दिखाऊंगा कि इस न्यूज़ का कंटेंट क्या है, ठीक है। तो सर इसको मैं कह देता हूँ इसको मैं कह देता हूँ न्यूज़ डिटेल जी, स्क्रीन। जी। और ये जब यूजर इस पे करेगा, अब मोबाइल पे तो ठीक है, मगर जब हमारे पास ये है जनाब, इसको कैसे एग्जिट करना है, हाँ, जब हमारे पास ये है, जब हमारे पास लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है तो वहां पर तो स्क्रीन बड़ी होती है। अब ये हमारे पास लैपटॉप है, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास लैपटॉप है, ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास स्क्रीन जो है ना वो बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसे करते हैं कि लेफ्ट साइड पे इसके ऊपर ये न्यूज़ दिखा लेते हैं, और राइट साइड पे आपके पास क्या है वो दिखा लेते हैं जो भी न्यूज़ यहाँ से यूज़र सिलेक्ट करेगा। अब हमें ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर उसको लेके जाएं, हम उसी के ऊपर राइट साइड पे जो है ना ये जो मतलब उसकी डिटेल है, न्यूज़ की डिटेल है, वो दिखा लेते हैं। यहाँ पर हम न्यूज़ का कंटेंट दिखा देंगे। तो अब हमने ये किया है कि ये देखो, अब ये वाली स्क्रीन जो है ना वो हमने रीयूज करनी है, यही वाली हमने स्क्रीन रीयूज करके यहाँ पर लगा देनी है, और यही वाली स्क्रीन हमने रीयूज करके यहाँ पर लगा देनी है। हमने दोबारा नहीं लिखना उस कोड को। हाँ, इस कंटेनर को मेंटेन करने के लिए, अब ये वाला जो कंटेनर नया लिखा है इसको मेंटेन करने के लिए तो हमें कोड लिखना पड़ेगा, जाहिर है, और फिर उसके ऊपर उसकी बेस पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी लेआउट बिल्डर के अंदर कि जी अगर विड्थ ज्यादा है, और मेरे ख्याल से जब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पर भी आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बिकॉज उसके अंदर आप बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स लगा रहे होते हैं, और ब्रेक पॉइंट्स की बेस पे आप स्क्रीन का साइज जो है वो एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो पता नहीं आपको समझ आई है या नहीं आई, मगर सर मैंने कोशिश की है। मुझे समझ आ गई है, मुझे मेरी जो मैं कर रहा हूँ मुझे ठीक आ गई। एक बार मुझे दोबारा सर बताना अपना यूज केस क्या सर कर रहे हो। पता है क्या है, पर जैसे आपने ये दो न्यूज़ लिस्ट और न्यूज़ डिटेल स्क्रीन की दो बनाई है ना फाइल्स, मेरे पास इन दोनों में मेरे जो मैंने शो करवाना है वो मेरे पास है, ठीक है। अब मैं एक थर्ड स्क्रीन पे उनको कॉल कर रहा हूँ स्कैफोल्ड में, और बॉडी में मैं उनको कॉल कर रहा हूँ डिफरेंट। तो मैं ये मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जो लेआउट बिल्डर है वो किधर लगाऊं, जहाँ मैं उन विजिट्स को दोनों को कॉल कर रहा हूँ उस जगह लगाऊं, हाँ जी, हाँ जी, या हाँ जी, उधर लगेगा, उधर लगेगा। ये देखो ना, बिल्कुल समझ गया। ये देखो, ये इंडिविजुअल स्क्रीन है, ये भी इंडिविजुअल स्क्रीन है। जी मैंने आपको जी ये जी कहा है कि आपने अगर जब इसके ये ऊपर ये कंबाइन करना कर है रहा कि आपने हूँ। दोनों हाँ जी दोनों को एक जगह पे करना है, तो जी लेआउट जी बिल्डर यहाँ पर लगेगा जहां पर वो कंडीशन चेक करेगा। और अगर ठीक है। इस पे भी है तो इस पे भी लेआउट बिल्डर इनडायरेक्टली लगा ही होगा, बिकॉज उसके अंदर वो चेकिंग तो कर रहा है ना, उसके जी अंदर वो चेकिंग तो कर रहा है कि भाई अगर स्क्रीन इतनी है तो भाई ये वाला लोड कर दो, सिंगल कर दो। और अगर जी अगर ये है तो इसको चलो मैं नेम दे देता हूँ तुम्हारे लिए, यहाँ पर कह देता हूँ 2 कॉलम लेआउट, टू 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 जस्ट 2 कॉलम लेआउट विजिट। ये 2 कॉलम लेआउट विजिट है, डॉट डार्ट, जी ठीक है। और यहाँ पर जो आपका मेन लेआउट बिल्डर लगेगा वो चेकिंग करेगा कि भाई इसमें ये बड़ी स्क्रीन है या छोटी स्क्रीन है। अगर तो ये बड़ी स्क्रीन है तो वो कहेगा कि भाई 2 कॉलम लेआउट विजिट आप लोड कर दो, और अगर ये छोटी स्क्रीन है तो वो कहेगा ये कर दो, मसला ही सॉल्व हो गया। हाँ, कंडीशनिंग आपको ये हैंडल करनी पड़ेगी। फिर जब ये इसके ऊपर क्लिक हो रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। अगर तो मैं सिंगल लेआउट में हूँ, सिंगल कॉलम में, तो मैं ये वाली स्क्रीन लोड करूंगा। अगर मैं 2 कॉलम में हूँ तो फिर मुझे ये लोड नहीं करनी, मुझे राइट साइड पे आप अपना काम करो। ये इन्फ्लेट करवाना है।
जी जी ठीक है सर, तो समझ आ गई है मुझे। हाँ राजस्थान चलो की स्पेलिंग ठीक क्या है। है पीछे? ओके जी, ये आपके पास हो गया। तो और इसके अलावा क्या चीज़ें हैं? और इसके अलावा मेरे ख्याल से ये चीज़ें थी। इसके अलावा मैंने आपको और क्या करवाना था, इमेजेस भी करवा दी। बाकी आप यही करें फिर, ये जो बेसिकली मटेरियल डिज़ाइन सॉरी ये जो विजेट्स हैं इनकी जो प्लेलिस्ट है उसको आप ज़रा देख लें, और इसमें जितने विजेट्स की आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं वो कर लें। उससे ये होगा कि आपकी नॉलेज जो है ना वो काफ़ी बढ़ेगी इसको देख। जैसे अगर ग्रिड व्यू की अभी मैंने एग्जांपल दी है, तो ग्रिड व्यू का अगर हम ओपन करें यहाँ पर वीडियो, तो आप देख सकते हैं कि ग्रिड व्यू बड़े अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। Ever created a complex layout with multiple rows within a column? Wow, I wish there was an easier way to create a grid. Well, Grid View lets you do just that. While there are many grid view constructors, the most common way to create a grid view is using the count constructor. Start by listing all the items you want in the grid, but it doesn't end there. Control how many items you want across the grid by setting the cross-axis count property. Setting it to 1 makes it look like a normal list, but setting it to 4, now that's next level. What if your items want some social distancing? Main axis spacing gives horizontal space between the rows, and cross-axis spacing provides vertical space between the columns. And the best part about it is, just like a list view, you can scroll through your items. Don't forget to check Grid View's other constructors like the Builder, Custom, and Extend constructors. For more info on Grid View and all the other widgets, head on over to flutter.dev. तो ये आपको देखेंगे बड़ी अच्छी किस्म की ना वीडियोस बनी हुई हैं, उनको आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। अच्छा वीडियो लाइक कर दें अहमद फराज, ठीक है जी। वीडियो भी लाइक कर दीजिए, कर दे, मैंने कर देनी थी मगर वो क्लोज कर दी मैंने, टैब वो कोई और ओपन। अच्छा जी, तो ये आइडिया आपको मिल गया। और इसके अलावा क्या है, असाइनमेंट्स भी आपको याद हैं। हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो ये थी कि मैं ये जो सैटरडे है हमारा अभी कमिंग सैटरडे, इस दिन मैं एक लाइव स्ट्रीम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं प्रोफाइल रिव्यू करूँगा। तो जिन लोगों ने प्रोफाइल रिव्यू करवानी हो वो उस लाइव स्ट्रीम में आ जाएं और उसको पार्टिसिपेट करके उसके अंदर रिव्यू करवा सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं, जितनी लोगों की रिमेनिंग है, बेशक वो अप्रूवल वाली है, जो भी है वो सैटरडे को मेरे पास आ जाएं यूट्यूब के ऊपर और उसको चेक वगैरह कर लेंगे हम। किसी किस्म का क्वेश्चन होगा, दो चीज़ें मैं उसमें कर रहा हूँ, एक तो प्रोफाइल रिव्यू और दूसरे नंबर पर प्रपोजल्स की भी रिव्यू कर रहा हूँ। मतलब अगर आपको मैं रियल टाइम पे जो है ना वो प्रपोजल वगैरह दे दूंगा, सॉरी जॉब्स दे दूंगा, बल्कि आप ये भी कर सकते हैं, कोई रैंडमली जॉब निकालें, उसकी प्रपोजल लिखें और जॉब का लिंक भी मुझे सेंड कर दें, और उसका जो बेसिकली आपने प्रपोजल लिखा है वो भी मुझे सेंड कर दें, तो मैं उसका आपको रिव्यू दे दूंगा। टाइम जी मैं आपको अभी बता दूंगा, अभी मैं स्केड्यूल करूंगा इसको अभी लेक्चर एंड होने के बाद, तो यूट्यूब के ऊपर वो स्केड्यूल हो जाएगी। मेरे ख्याल से सैटरडे को मैं कोशिश करूंगा कि 6 बजे या 7 बजे से ऑनवर्ड रखूंगा, 7 बजे से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम उसको करेंगे शाम के टाइम ना, 7 से ऑनवर्ड उसको करेंगे। सर आपकी बातों से ही पता लग गया है कि कैसे अच्छा नहीं अप्रूवल की नहीं है, ये अप्रूवल चीज़ नहीं थी, रिव्यू है। रिव्यू से मुराद ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है तो उसको रिव्यू करना, या अगर आपने प्रपोजल्स हैं, अगर आप प्रपोजल सेंड कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, मेरी तरफ से वो टिप्स आपको मिल जाएंगी, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना नया भी चीज़ें उस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, बल्कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि प्रपोजल वगैरह किस तरह से बनाकर सेंड करते हैं। हो गई हुई है प्रोफाइल मेरी तो। अच्छा कोई ऐसा बंदा जो बेसिकली जिसने अपनी अर्निंग रिपोर्ट ना करवाई हो वो मुझे बता सकता है, वो गूगल फॉर्म हमने बनाया हुआ है उसके अंदर जाकर लाजमी कर दें, और मैं आपके सामने वो भी कर देता हूँ, पिक्चर वाला जो ऑप्शन है वो भी ऐड कर देता हूँ, तो पिक्चर भी ऐड कर देना। सर जी होस्टिंग का कैसे पता चलेगा? होस्टिंग मैं पूछता हूँ जी, मैंने उसके बाद ये जो कुरम थे उनसे मैंने बात नहीं की, मैं बात करता हूँ
और उनसे पूछता हूँ कि क्या बना है, और होस्टिंग के सिलसिले में देखते हैं। मेरे ख्याल से आप में से 50-60 लोगों ने जो है ना वो किया था अप्लाई, जो होस्टिंग लेना चाह रहे थे फ्री वाली। तो उन 50 का तो मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई हिसाब लग जाए, एटलीस्ट फ्री के अंदर होस्टिंग मिल जाए। बाकी कोई वो उसी उसी उन्हीं पे डिपेंड करता है। वो मुझे ये कंप्लेन कर रहे थे कि स्टूडेंट साइन अप तो कर लेते हैं मगर अपनी ईमेल वेरीफाई नहीं करवाते, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम उनको जो है ना वो रिमूव कर देता है। बेसिकली जब आप साइन अप करते हैं तो आपको एक ईमेल भी आती है जिसमें वेरिफिकेशन लिंक होता है, तो उसमें वो जो है ना वो करना है। लेकिन मुझे $3.5 चार्ज करते हैं होस्टिंग। असाइनमेंट कहाँ सबमिट करवानी है? असाइनमेंट जी आप उसके स्क्रीनशॉट्स लगा दें फेसबुक के अंदर और मुझे टैग कर दें, दैट विल बी इनफ। होस्टिंग में दोनों फॉर्म्स पे मैं फर्स्ट 100 में आता हूँ, लेकिन मुझे 3.4 होने नहीं चाहिए। अगर कर दिए हैं तो फिर एक अलग बात है, मगर करने नहीं चाहिए थे, आपको वेट करना चाहिए था मेरा, बिकॉज क्लास को तो मैंने अलहदा से करना था। नहीं है मेरी वेबसाइट। अच्छा सर, हमें भी फ्री होस्टिंग प्रोवाइड कर दें। जी मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया था, उसी के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, 2 फॉर्म शेयर किए थे। एक फॉर्म मैंने यूट्यूब पे शेयर किया था, फिर दूसरा फॉर्म मैंने क्लास के साथ शेयर किया था। और ड्यूरिंग द क्लास जिन लोगों ने कर दिया था, वहाँ पर 113 या 14 लोग बैठे हुए थे, मगर उन उसमें से 50 या 60 लोगों ने जो है ना वो फॉर्म फिल किया था। तो बट अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं अब उनको रीच करता हूँ। वो मुझे यही कंप्लेन कर रहे थे कि स्टूडेंट्स वेरीफाई नहीं कर रहे अपनी ईमेल। साइन अप कर लेते हैं, वेरीफाई की ईमेल आती है उसको शायद वो क्लिक नहीं कर रहे, तो फिर प्रॉब्लम हो रहा है। सर मैंने पे कर दिया था, ठीक है आसिम आपने पे कर दिया था तो कोई मसला नहीं है। लेक्चर नंबर, अच्छा लेक्चर नंबर 26 जी मैं अभी रेंडर पे लगाता हूँ, दोबारा से रेंडर होगा, रेंडर होने के बाद अपलोड होगा, वो मैं अभी लगाता हूँ। अभी जब लेक्चर एंड होता है 5 मिनट्स पड़े हैं, मैं उसके बाद लगा दूंगा। फाइनल असाइनमेंट जी आपने कैसे साहब से नहीं पूछा कि कहाँ पर अपलोड करनी है? गूगल क्लासरूम में करवा लेते हैं। नहीं तो फिर क्या होस्टिंग साइट पे भी साइन अप करना है या वो खुद साइन करेंगे? करना है साइन अप। जब आपने अपनी ईमेल बताई है, उसी ईमेल से आपने साइन अप भी करना है, खुद नहीं है साइन करेंगे वो। सर अभी कोई चांस बन सकता है फ्री होस्टिंग का? $3.5 है, मेरे ख्याल से 700 रुपये बनता है, महंगी तो कोई नहीं है। जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो मैं अभी भी मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि उनको मिल जाए। अभी उनको भी नहीं मिली, शायद नहीं मिली। सर एक बात है, इनसे होस्टिंग फाइल ट्रांसफरिंग शेयर्ड होस्टिंग ईटीसी पे लेक्चर अरेंज करवा दें। खुरम से करता हूँ। यस सर, क्योंकि उसमें मुझे ये इशू आ रहा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग और क्या कहते हैं क्लाउड सर्वर, उसमें सिंपल शेयर्ड होस्टिंग, इनमें क्या फ़र्क है? और उसके बाद एक वेबसाइट जो है वो उसकी होस्टिंग सर्विस चेंज करवाने के ऊपर क्या प्रोसीजर है? तो इसमें होना चाहिए। लास्ट टाइम मेरे पास जब वर्डप्रेस थी ना, तो उसमें मैंने एक ब्लंडर किया था कि HTTP से जब मैंने HTTPS पे शिफ्ट करवाया तो रीडायरेक्ट लूप लगने लग पड़े ना। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने FTP से ट्रांसफर करने की कोशिश की, तो वहां पे मैंने ब्लंडर मार के सारी वेबसाइट खराब कर दी थी अपनी। तो अच्छा उसमें इसलिए मैं ऐसा है, कहता इसमें बेहतर सोल्यूशन यही होगा, उनके वेबसाइट के ऊपर ना चैट का बटन बना हुआ है, वहाँ पर आप चैट कर लें तो आपको रियल टाइम हेल्प मिल जाएगी। उन्होंने तो इवन अपना नंबर भी शेयर किया था, तो आप नंबर पे वॉइस मैसेज कर दें, कॉल ना करें, वॉइस मैसेज कर दें, उनसे पूछ लें कि जी ये मसला है, तो इसके रिलेटेड क्या कोई आर्टिकल या वीडियो बनी हुई है तो वो मुझे सेंड कर दें, अगर नहीं बनी तो बना दें। तो वो स्पेशल एक लेक्चर या फिर एक वीडियो आपको बनाकर सेंड कर देंगे। वैसे उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मेरे ख्याल से उन्होंने वीडियोस बनाकर रखी हुई हैं अपनी होस्टिंग को कैसे यूज़ करना है, बट फिर भी आप पूछ लेना अपना पार्ट चेक। हाँ जी वो जूम्ड है, मैं उसको जो है ना वो चेक करता हूँ। मुझे वो ढूंढना भी पड़ेगा, बट एनीवे मैं आज इंशाल्लाह करता हूँ। सर जी होस्टिंग वाला फॉर्म नहीं वर्क कर रहा था, करना चाहिए था जी, उस दिन तो वर्क कर रहा था, फिर बाद में मैंने डिसेबल कर दिया था, और फिर तो वो वर्क नहीं करना था, बिल्कुल नहीं करना था, बिकॉज मैंने तो वो डिसेबल कर दिया था। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, इसके अंदर मैं अभी आपके सामने जाकर लेक्चर वगैरह चेक करता हूँ कहाँ पर पड़ा हुआ है। NFTP
प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट्स, मुझे ढूंढना पड़ेगा यार, वो ना ढूंढना तो फिर मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, ये बड़ा मुसीबत है। रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर। चल, पेड वाला अकाउंट नहीं यार, ये नहीं। मिलेगा तो फिर है, मुझे याद है कि मैंने कहीं ना कहीं पे रखा था, अब मुझे ये नहीं याद मैंने कहाँ पे रखा था। चैनल चलें फिर ठीक है, मेरे ख्याल से अगर ढूंढता है तो मैं उसको कर देता हूँ, अदरवाइज तो फिर वैसे ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। ये कोई पता नहीं। 13 12 20 में मैं नोट कर लेता हूँ, इसके हिसाब से मैं सर्च कर लूँगा, इसके हिसाब से मैं सर्च कर लूँगा जितनी भी वीडियोस हैं मेरे पास या फिर प्रीमियर प्रो की प्रोजेक्ट्स हैं। यार ये सर्च कॉपी क्यों नहीं हो रहा, मैसेज कॉपी क्यों नहीं होता। 13 20 सॉरी 13 12 और 20, ठीक है सर जी, 2 से 3 दिन बाद अपलोड हुआ था। ठीक है जी, नोट मैंने कर ली है ये डेट, और मैं अभी आपके लेक्चर एंड करके मैं ये सर्च लगाता हूँ, तो फिर उसके बाद करता हूँ जी। संडे होगा मेरे ख्याल से, उसकी रीज़न ये है कि लेट मैंने लेक्चर अपलोड किया था, क्योंकि रेंडर करना था, डाउनलोड वगैरह करना था, अपलोड करना था, इस वजह से। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ वीडियो बना दें और अपना जो रिकॉर्ड है वो भी अपलोड कर दें। स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अपनी फ़ोटो सेंड करनी है वो भी कर दें, ताकि हम लोग भी अपना जो है ना वो फिर आप लोगों की सक्सेस स्टोरी लगा सकें। अगर शुएब सुन रहे हैं या बाद में लेक्चर देखें तो वो ज़रूर रब्ता करें, बिकॉज उनकी पिक्चर चाहिए, उनकी सक्सेस स्टोरी बनवानी थी, स्पेशली उनसे वीडियो भी बनवानी थी। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।